ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, फिर आज सैटरडे है, हम लोग आमने सामने उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपबीट मूड में होंगे। हालांकि आपका यह वीक और पिछला वीक भी काफ़ी व्यस्त रहा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सबसे बढ़कर जो इकोनॉमिक असेसमेंट हो रहा है, आर्थिक समीक्षा हो रही है। तो इकोनॉमिक असेसमेंट भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप उन तमाम चीज़ों को पीछे और आगे जोड़ते हैं। लेकिन मैं एक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं कि जब बजट आते हैं या इकोनॉमिक सर्वे आता है तो जगलरी ऑफ नंबर्स से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो चीज़ों को समझते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो आंकड़े मात्र रह जाते हैं, वो आंकड़े उनको काफ़ी परेशान करते हैं। तो पहली बात मैं आश्वस्त कर दूं कि मैंने बजट शब्द इसलिए लिया है ताकि आप इसके कॉन्टेम्पररी रेलिवेंस को समझ सकें कि इसका कॉन्टेम्पररी रेलिवेंस है, यह प्रासंगिक है, इसका समकालीन प्रासंगिकता है, ये बजट से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मैं यहाँ आकाशचारी की तरह कहीं और मूव नहीं कर रहा, किसी अन्य मुद्दों को आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। अन्यथा मुझे इच्छा थी कि मैं इसका टाइटल रखूं बीमार अर्थव्यवस्था, जीएम केन्स बीमार अर्थव्यवस्था का दर्द निवारक। मीन्स कि जीएम केन्स को शुड बी प्रोजेक्टेड एज अ पेन किलर टू द इकोनॉमी। तो मैं पहले आपको इस मुद्दे पर इंगित करना चाहूंगा कि जीएम केन्स टर्म आप में से बहुत लोग जानते होंगे या नहीं। ये अपने समय का बहुत ही रिप्यूटेड अर्थशास्त्री रहा है। बहुत ही, मुझे लगता है कि यह ऐसा है जिसकी प्रासंगिकता कल भी थी, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है और जिसकी प्रासंगिकता आगे भी रहेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई मैं यहां पर इसको पास से लेकर प्रेजेंट तक क्यों आना चाहता। तो जब मैंने बजट का अवलोकन किया और फिर मैंने जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के सुने, विशेषकर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो स्लोगन सुना, स्पेंड स्पेंड एंड स्पेंड, खर्च करना करो, खर्च करो और खर्च करो। तो ये जो स्पेंड वाला जो टर्म था वो मुझे सीधा जीएम केन्स से जोड़ दिया, क्योंकि जीएम केन्स का भी यही कहना था कि इंप्लाई द वर्कर्स एंड इफ दे आर नॉट हैविंग एनी वर्क प्लीज टेल देम टू डिग द होल्स एंड टू फिल देम। मतलब उसने कहा कि देखिए, अगर आपको बीमार अर्थव्यवस्था को ठीक करनी है, मंदी के चक्र से उबरना है, तो एक ही रास्ता है कि आप किसी तरह से लोगों को काम दीजिए और फिर अगर श्रमिकों के पास कोई काम नहीं हो तो आप उन्हें बोलें कि भाई गड्ढे को खोदो और उसी गड्ढे को भरो और उनको तनख्वाह दीजिए, उनको वेतन दीजिए, वो जाएंगे बाजार से वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, डिमांड क्रिएट होगा। तो उसने जो सल्यूशन दिया उसका डायरेक्ट पालन उस समय का अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया, जिसकी न्यू डील पॉलिसी जग जाहिर है। और दूसरा, वो तो कॉन्शसली यानी पूरी तरह से सावधान होकर, समझकर, और एक अनकॉन्शस फॉलोअर भी उसका था, वो था एडोल्फ हिटलर, जिसको जॉन मेनार्ड केन्स से कोई मतलब नहीं था, उसके फार्मूला से कोई मतलब नहीं था, परंतु इसी राह पर चलते हुए उसने जर्मन इकोनॉमी को रिवाइव किया, उसने जर्मन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया था। तो मैं स्टूडेंट्स, मेरे दिमाग में यह आया कि हम जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरे विषय के रास्ते खुले हुए हैं। आप अगर ढंग से हिस्ट्री को देखो तो आपको बहुत सारे जो ऑप्शनल्स के सेगमेंट्स है उसका 40% वर्क आपका हो जाता है। विशेषकर बजट वाले में मैं अपने स्टूडेंट लाइफ को भी याद किया कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब लोग आंकड़ों में उलझते हैं तो फिर एक समय के बाद आंकड़े उबाऊ लगने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आंकड़े दिमाग में रहते नहीं हैं। एक्सपर्ट्स के मस्तिष्क में तो रहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो उस पर काफ़ी सोचते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है।
तो इसलिए मेरा हमेशा मेरा व्यक्तिगत दर्शन, व्यक्तिगत फिलॉसफी इस मामले में रही है, टीचिंग के मामले में। मैंने हिस्ट्री में भी इसका अक्षरशः पालन किया है कि क्लोज थिंग्स को, जो छोटे छोटे तथ्य हैं उनको याद रखने के लिए उसके पीछे का एक ब्रॉड आइडिया आप याद रखो। जब ब्रॉड आइडिया आपका याद होगा तो आप क्लोज आइडिया को ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट करते चले जाओगे। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने ये लेक्चर आपको प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का बनाया है। आप देखते हो अभी जगलरी ऑफ नंबर्स है, बहुत सारे आंकड़े हैं, हेल्थ सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है। आप देखते हो कि विशेष रूप से जो खास के फिस्कल एक्सपेंडिचर काफ़ी हाईलाइटेड हुआ है। अनअवेस्ट ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी उसको हाईलाइट किया गया है, और गवर्नमेंट का भी पूरा प्रोग्राम ग्रोथ को प्रमोट करने की है। लेकिन साथ साथ सोशल इक्विटी के फ्रंट पर भी गवर्नमेंट का प्रॉमिस है और उसने कुछ किया है। कुछ तो थिंकर्स उसे सेटिस्फाई हैं और सबसे संतुलित बजट इसे माना जा रहा है इस डेकेड का। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि द सफिशिएंट हैज़ नॉट येट बीन डन। इसमें जो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ हेल्प होना चाहिए था पुअर पीपल का, वो नहीं हुआ। तो चलिए इन सब के पीछे जो एक आर्थिक दर्शन है उसे हम देखें। लेकिन ध्यान रखिए कि एक आर्थिक दर्शन है जो हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है, जो बजट भी बताता है। लेकिन मुख्य रूप से इकोनॉमिक सर्वे जो बजट के पहले की सच्चाई होती है, परंतु 100% दोनों में मैच नहीं होता है। कुछ आंकड़ा में दोनों में फ़र्क आप देखेंगे। जैसे फिस्कल डेफिसिट के मुद्दे पर ही जो आंकड़े रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के और जो बजट में एक्चुअल उभर कर आया है, उसमें आपको थोड़ा मिसमैच मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में, जैसे हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉमिस है या सोशल सेक्टर में जो प्रॉमिस है, उसमें आपको थोड़ी कमियां दिखेंगी। तो ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर गवर्नमेंट के या सरकार के आर्थिक दर्शन की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ बात कर रहा एक्चुअल इकोनॉमिक फिलॉसफी की, कैसी कैसी इकोनॉमी का एवोल्यूशन हुआ। तो थोड़ा मैं आपको जॉन मेनार्ड केन्स से वाकिफ कराऊं और फिर जॉन मेनार्ड केन्स को प्रेजेंट सिनेरियो में लाऊं, और फिर हम देखें कि बजट में भी उसका घोस्ट मतलब उसका भूत की छाप है, उसका प्रभाव है, कैसे वह उभर कर आया है और कितना रेलिवेंट है। तो हम पीछे थोड़ा चलते हैं, क्योंकि हमें जॉन मेनार्ड केन्स समझाने के लिए थोड़ा पीछे क्लासिकल इकोनॉमिक्स समझाना पड़ेगा। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स समझाने के से पहले आपको थोड़ा सा मुझे मर्केंटिलिज्म बताना पड़ेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि मैं इसीलिए जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाता हूं तो साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक स्तर पर संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल, एंड द थर्ड वन कि द एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इन तीनों की चर्चा करता हूं। और विशेषकर अभी एनिमल स्पिरिट, स्पेंड, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल एक्सपेंडिचर, ये बहुत हाईलाइटेड टर्म्स हैं। तो जब तक ये टर्म्स हाईलाइटेड रहेंगे, जीएम केन्स की प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो आते हैं वन बाय वन, हम बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस बजट में राजकोषीय नीति निर्धारण में साहस एवं उद्यमशीलता कीनेसियन अर्थशास्त्र की याद दिलाती है। पहला मुद्दा जो अभी मैंने बताया वही मुद्दा मैंने उठाया कि इन द बजट 2021-22 फिस्कल करेज एंड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, द पॉलिसी ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन, द पॉलिसी ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन, द पॉलिसी ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन मेक अस नॉस्टैल्जिक टू केनेसियन इकोनॉमिक्स। ये जो टर्म्स है वो हमें कहीं ना कहीं केनेसियन अर्थव्यवस्था की याद दिलाती है। अब ये जीएम केन्स हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताता हूं। फिलहाल भी मैं बताऊं कि जब आप लोग अर्थव्यवस्था पर होगे तो दो तरह की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में थोड़ा फर्क होता है। जो मैं अभी देखो, मैं आपको इकोनॉमिक्स के सूत्रों में नहीं उलझाना चाहूंगा। मैं डे टू डे लाइफ में, जैसे आप मान लो कि आप इकोनॉमिक्स है वो एक व्यक्ति के हित से या एक फर्म के हित से, यानी फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी इज बीइंग इवेल्युएटेड, तो उसको प्राय माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसका फादर आप एडम स्मिथ को मान लें या डेविड रिकार्डो को मान लें, कुछ लोग अल्फ्रेड मार्शल को भी मानते हैं, व्हाट एवर मे बी द रीजन। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि वह छोटे छोटे इकोनॉमिक मुद्दे वो व्यक्ति के दृष्टिकोण से और फर्म के दृष्टिकोण से न देखकर नेशनल दृष्टिकोण से देखता है और समग्रता से वो इकोनॉमी को इवेल्युएट करता है, जीडीपी ग्रोथ को मेजरमेंट करता है। तो ऐसे जो इकोनॉमिक्स है, इसके जनक जॉन मेनार्ड केन्स को माना जाता है। तो अब इसको हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इसके विषय में कहा जाता है कि इसने कैपिटलिज्म को बचाया था।
आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए यह चीज मैं हमेशा दिखाता हूं कि इसने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को, या आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट सिस्टम को, कैपिटलिस्ट मॉडल को बचाया था। और इसने इट हैज डेवलप्ड इट्स, यू कैन से, अ न्यू वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म व्हिच इज पॉपुलरली कैरेक्टराइज्ड एज कैपिटलिज्म 2.0। इसने पूंजीवाद का एक ऐसा नया मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे कैपिटलिज्म 2.0 के नाम से जाना जाता है। वो क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। तो अब ये केनेसियन इकोनॉमिक्स की खासियत क्या थी जो आपको देखने को मिलेगा, यह बेसिकली यह राजकोष, ये टर्म जो आज देखते हो फिस्कल, दो टर्म आता है, फिस्कल और मोनेटरी, फिस्कल एक्सपेंडिचर, मोनेटरी एक्सपेंडिचर। ये जो दोनों टर्म आते हैं राजकोषीय और मौद्रिक, ये दोनों शब्द का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। ये राजकोषीय को पॉपुलर बनाने में केनेसियन अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसको केनेसियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब इसकी फंक्शनिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, अब हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दें। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है कि मैंने, वैसे भी आप देखो तो जो भी सोशल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, या जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो सामाजिक विज्ञान या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, वह थोड़ा सा मैं नुस्खा आजमा ले। आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप जानते हो कि अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज का, तो वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे भी आपके सिलेबस में है और इंडियन हिस्ट्री तो है ही। तो आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को थॉरोली एक बार आप चेंजेस को देख लो, और कुछ नहीं, आप टॉपिक बाय टॉपिक, आप वर्टिकल डाइव मत मारो, आप उसकी गहराई में मत जाओ, आप केवल उसके क्षैतिज विस्तार को देखते हुए चले जाओ। आप जैसे ये विश्व कैसे बना, शुड यू नॉट बी क्यूरियस। आज कोई भी इश्यू आप वर्ल्ड का उठाओ तो क्या आपके मन में कभी जिज्ञासा नहीं होती कि इस प्रेजेंट का पास्ट क्या है? क्योंकि अगर प्रेजेंट का पास्ट आपको याद रहता है तो कभी भी विचारों की, कभी भी आप स्कार्सिटी ऑफ आइडियाज एग्जाम हॉल में नहीं देखोगे, ये मेरा सजेशन है। तो आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का एवोल्यूशन देखोगे तो उसमें इकोनॉमी का भी एवोल्यूशन है, पॉलिटी का भी एवोल्यूशन है, डेमोक्रेसी को बनते देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एवोल्यूशन देखोगे। तो उसी क्रम में मैं इकोनॉमी के एवोल्यूशन में आपको बताता हूं कि वह समय था जब सामंतवादी संरचना, फ्यूडल मॉडल, सामंतवादी संरचना टूट रही थी और धीरे धीरे सामंतवाद के कब्र से राष्ट्रीय राज्य आ रहा था, नेशन स्टेट जिसको बोलते हो। जैसे देखो, पहले जो पूरा यूरोप था, उस यूरोप की स्थिति क्या थी? ये पूरा यूरोप था और इसमें फ्यूडल सिस्टम था, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम था, तो उसमें नेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन कुछ आंतरिक और बाह्य कारणों से, जो मेरे विचार का विषय यहाँ नहीं है, धीरे धीरे नेशन स्टेट बिल्ड होने लगा, क्योंकि फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ। यूनिवर्सल चर्च सिस्टम, जिसको सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था कहते हो, जो रोम में बैठा बैठा पूरे यूरोप में अपना डिक्टेशन देता था, तो उसका भी पतन हुआ। यहाँ पर मुझे सामंतवाद और सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था को समझाने से मुक्त कर दो, क्योंकि वो हमारे विचार का विषय नहीं है। तो फिर यह होगा कि हम दूसरी दिशा में फिर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें पर्टिकुलर रहना है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में एक थोड़ी यात्रा कोई बहुत छोटी नहीं है, अगर बहुत लंबी नहीं तो बहुत छोटी भी नहीं है। तो इसको हम नेशन स्टेट, देखो ऐसे हम इसको बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये राष्ट्रीय राज्य के रूप में गठित हुआ नेशन स्टेट। तो यहाँ के जो मोनार्क थे, बड़े बड़े मोनार्की का इमरजेंस हुआ। तो जब मोनार्की का उद्भव हो रहा था, तो अब इसके साथ पहले समस्या क्या थी कि पहले यह अपनी ब्यूरोक्रेसी, माने ब्यूरोक्रेसी समझते हो, नौकरशाही, मतलब उसको बोलते हैं, वो अपने अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, जैसे उसको तो आखिर कुछ ऑफिसर तो चाहिए अपने शासन चलाने के लिए। तो जब फ्यूडलिज्म था, लॉर्ड्स था, तो उसमें उनके अधीनस्थ जो सामंत होते थे वही उनको अधिकारी देते थे, और राजा की स्थिति भी एक बड़े सामंत की तरह होती थी, किंग की, मोनार्की। और उसके पास अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। उसको सैनिक कौन प्रदान करते थे? यही लॉर्ड्स प्रदान करते थे। अब उसको अपनी स्वतंत्र नौकरशाही चाहिए, स्वतंत्र सेना चाहिए, स्टैंडिंग आर्मी एंड इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी। तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। अब रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे?
तो उसने क्या किया, उसी समय आप देखोगे, अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री को देख रहे होगे या वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो 16-17 सेंचुरी में धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड का विस्तार हुआ। और वही समय है कि बड़ी बड़ी यूरोपीय कंपनियां गठित हुई थी जो विभिन्न महाद्वीपों में फैल रही थी। तो इन शासकों ने क्या किया, सबसे पहले कि वैसी कंपनियों को इन्होंने सहायता देनी शुरू कर दी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, और नए नए क्षेत्रों का इन्होंने औपनिवेशीकरण किया, जैसे अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र, एशिया में भी व्यापार फैलाए, और इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो उसमें दिक्कत एक ये हो रही थी कि देखो, उस समय सोसाइटी में कई वर्ग थे। एक तरफ स्थापित कुलीन वर्ग थे जिनको सामंत कुलीन कहते हो, दूसरी तरफ पादरी वर्ग थे, ये दोनों विशेषाधिकार प्राप्त थे, और सबसे नीचे किसान थे और श्रमिक थे जिनको आप लोअर क्लास कहते हो, पीजेंट्स एंड वर्कर्स। बट actually between the two there was the rise of an emerging class, or you can say rise of a new class, that was the middle class. तो एक मध्य वर्ग भी उभर कर आया व्यापारी वर्ग के रूप में। तो यह व्यापारी वर्ग भी अभी नेसेंट फेज में था, कमजोर अवस्था में था, इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसको मोनार्की की सहायता की जरूरत थी, राजतंत्र की सहायता की जरूरत थी। तो यह राजतंत्र पर वर्चुअली निर्भर था। तो इस तरह से उसकी निर्भरता कुल मिलाकर राजतंत्र के ऊपर हो गई। और मोनार्की ने भी क्या किया कि उसने एक तरह से दोनों के बीच एक गठबंधन हो गया। उसने मध्य वर्ग या व्यापारी वर्ग को यह आश्वासन दिया कि हम नए नए क्षेत्रों में व्यापार फैलाकर आपकी सहायता करेंगे, और व्यापारी वर्ग ने बदले में एक बात को मान लिया कि ठीक है भाई, आप अर्थव्यवस्था को अपने ढंग से चलाइए। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इस मोनार्क को क्या चाहिए था, ये क्या चाहते थे कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की दिशा क्या हो, इनकी मर्जी क्या थी। तो इनका मानना था कि देखिए, उस समय एक नया आर्थिक दर्शन, हर युग का एक आर्थिक दर्शन होता है, इकोनॉमिक फिलॉसफी होती है। उस समय एक इकोनॉमिक फिलॉसफी चल निकली, आर्थिक दर्शन चल निकला। वो आर्थिक दर्शन यह था कि आप निर्यात को बढ़ाइए। एक तो अगर कीमती धातुओं का, प्रेशियस मेटल का संग्रह करिए तो सबसे अच्छा है, लेकिन वह चॉइस हर जगह नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप निर्यात को बढ़ाइए और आयात को कम करिए। तो आप निर्यात को बढ़ाएंगे और आयात को कम करेंगे तो आप व्यापार संतुलन आपके पक्ष में रहेगा और आपकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। ये बेसिक आर्थिक दर्शन था। और इसके लिए एक टर्म आता है, वो टर्म है मर्केंटिलिज्म। ये आर्थिक फिलॉसफी का नाम है मर्केंटिलिज्म। ये जो आर्थिक फिलॉसफी है, वो आर्थिक फिलॉसफी का नाम है मर्केंटिलिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं वाणिज्यवाद। हिंदी में इस फिलॉसफी को क्या बोलते हैं, वाणिज्यवाद बोलते हैं। ये आर्थिक दर्शन है। तो इसका देखो क्या कहना है, बहुत डेंजरस, बड़ा खतरनाक आर्थिक दर्शन था। इसका यह कहना था कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम स्वतंत्र रूप से व्यापार चलने दें, तो व्यापार संतुलन आपके जो प्रतिद्वंदी है उसके पक्ष में चला जाएगा और आप लूजर होगे, यू विल बी अ लूजर। तो इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को चाहिए कि वह कृत्रिम रूप में, यानी आर्टिफिशियल रूप में, वो चीज मैंने यहाँ पर आपको दिया है, एक तो कीमती धातुओं का रूप में और कृत्रिम रूप में व्यापार संतुलन को बनाए रखना। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को चाहिए कि कुछ ऐसी पद्धति का उपयोग करे जैसे जानबूझकर आयात में कटौती करे और निर्यात को बढ़ाए, और बिल्कुल सावधान रहे कि उसका प्रतिद्वंदी का क्या रुख है। अगर वह यह मेथड नहीं अपनाता है तो उसके द्वारा इस मेथड न अपनाए जाने के कारण आखिर व्यापार संतुलन उसके प्रतिपक्षी, उसका जो प्रतिद्वंदी होगा, जो उसका राइवल होगा, उसके पक्ष में चला जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक आर्थिक दर्शन है। तो इसका मतलब है कि सभी राष्ट्र यही चाहें कि हम निर्यात करें और आयात कम करें, तो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड कोलैप्स कर जाएगा। उस समय ये मुद्दा इसलिए ज्यादा नहीं उठा कि 5 to 6 यूरोपियन कंट्रीज थे, उनके पास बहुत बड़ा उपनिवेश था। तो खैर आपस में तो इस तरह की प्रतिद्वंदिता रखते थे, लेकिन बाकी उपनिवेशों से संसाधन ले आते थे, रिसोर्सेस। तो इसको कहते हैं वाणिज्यवादी आर्थिक दर्शन। ध्यान रखना, आज भी न्यूज़पेपर में कभी कभी दिखेगा कि जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का या कोई अमेरिकन सीनेटर का या अमेरिकन किसी यू कैन से कांग्रेस के किसी भी लीडर का बयान आएगा, स्पीच आएगी कि भाई चाइना मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। पहले यही चार्ज जापान के ऊपर जाता था। तो मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है से क्या आशय है, उसका यह कहना था कि भाई
यह जानबूझकर अपने गुड्स को हमारे यहाँ डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है और हमारे बाजार को रोका हुआ है, यानी हमारे गुड्स को अपने बाजार में इसने नियंत्रित किया हुआ है। तो ये मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी अपनाने का चार्ज आज भी लगता है। खैर एनीवे, तो ये बहुत खतरनाक आर्थिक दर्शन था। चलिए, कुल मिलाकर ये 18वीं सेंचुरी तक तो चला, लेकिन इस बीच अब जो मर्केंटाइल क्लास था, जिसका पीछे हमने चर्चा की है, जिसका नाम था मिडिल क्लास, वो पावरफुल हो गया। पहले तो उसको मोनार्की की सहायता की जरूरत थी, इधर फ्यूडलिज्म भी ब्रेकअप कर गया। जैसे उस समय के मोनार्क के दो प्रतिद्वंदी थे, एक थे बड़े बड़े सामंत, तो उनका पतन हो गया, पराभव हो गया, और जो बचे खुचे थे उसको मोनार्क ने दबा दिया। दूसरा था चर्च, जो रोम में बैठा बैठा डिक्टेट करता था, रीजनल चर्च को कहता था कि हमारे जो रीजनल चर्च हैं वो हमारे अधीन है, आपके अधीन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। चलिए, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ, मोनार्की उससे बड़ी हो गया। लेकिन अब मोनार्क चाह रहा है कि हम अपना एब्सोल्यूटिस्ट पावर या निरंकुश सत्ता को स्थापित करें। लेकिन तभी खड़ा हो गया वो तथाकथित मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। उसमें कॉन्शसनेस था, उसके पास रिसोर्सेस भी था, और उसको अब ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि भाई हमारे व्यापारिक मामले में हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा। एक टर्म आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, बहुत लोग जानते होंगे, लेसेज फेयर। इस टर्म का नाम सुना होगा आप लोगों ने। लेसेज फेयर टर्म का आपने नाम सुना होगा। हिंदी में इसको कहते हैं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अथवा स्वतंत्र व्यापार, दैट इज कॉल्ड लेसेज फेयर। ये जो लेसेज फेयर है, ये टर्म वहीं से जन्म हुआ था। हालांकि इस टर्म को एडम स्मिथ ने प्रयोग नहीं किया है, यह श्रेय एडम स्मिथ को दिया जाता है, लेकिन एडम स्मिथ ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यह प्रयोग शब्द का पहले ही हुआ था, और इस शब्द का प्रयोग फ्रांस के व्यापारियों ने किया था। एक फ्रांस का शासक मोनार्क था, उसका नाम था लुइस 14, उसको बहुत सन किंग बोलते थे, बहुत पावरफुल किंग था। और उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। तो जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने अपने यहाँ ही मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी लागू की हुई थी और पूरी इकोनॉमी पर नियंत्रण रखा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि फ्रांस में एक जगह था, उसका नाम था लॉयंस। तो लॉयंस के व्यापारियों से एक बार उसने वार्ता की, तो उसी क्रम में उसने कन्वर्सेशन में पूछा कि अच्छा, आप ये बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो लॉयंस के व्यापारियों ने यूनिनिमसली कहा, यूनिनिमसली उसने स्पीच दिया, उसने रिटॉर्ट किया कि लेसेज नॉन फेयर, अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो कृपा करके हमारे आर्थिक मामले में आप हस्तक्षेप करना बंद कर दें। तो द टर्म लेसेज फेयर हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द टाइम। नॉन टर्म, वी कैन से कि द सफिक्स नॉन वाज ड्रॉप्ड। अब नॉन शब्द का इस्तेमाल न होकर लेसेज फेयर शब्द का इस्तेमाल होने लगा। खैर चलिए, अब मध्य वर्ग में ताकत आ गई है, व्यापारी वर्ग भी अब सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुका है, उसको मोनार्की रूपी बैसाखी के सहारे चलने की जरूरत नहीं है। अब पॉलिसी दूसरी दिशा में जाएगी, और वह दूसरी दिशा होगी जिसे कहते हो लेसेज फेयर इकोनॉमी का विकास, और उसी क्रम में क्लासिकल अर्थशास्त्र का विकास। वो क्लासिकल क्या है, आज टर्म यूज होता है न्यू क्लासिकल। तो न्यू क्लासिकल या नव उदारवादी आर्थिक नीति जब सुनते हो, तो मैं कई बार बच्चों से क्लास में पूछता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है तुम लोग मेरे इस फार्मूला को अपनाओ और देखोगे आप लोग कि बहुत फायदा आपको होगा। जैसे हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई नव उदारवादी आर्थिक नीति क्या है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये न्यू है, तो ओल्ड लिबरल क्या था, तो नहीं बता पाते। मैं एक थोड़ा सा हंसने हंसाने के मूड में ये भी कहता हूं, कोई अगर बोलता है कि मेरा छोटा चाचा या मेरा बड़ा चाचा, तो इसका मतलब उसका एक छोटा चाचा भी होना चाहिए, तभी तो बड़ा चाचा हुआ। अगर ये नव उदारवादी आर्थिक नीति है जो पूरी दुनिया में फॉलोड हो रही थी कोविड-19 से पहले तक और अभी भी है, तो ये पॉलिसी के पीछे, जिसको ग्लोबलाइजेशन जिसकी अभिव्यक्ति है, तो उसके पीछे एक पुरानी उदारवादी नीति तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना पुरानी उदारवादी नीति के कैसे काम चलेंगे, नव उदारवादी हम कैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो न्यू लिबरल इज हैविंग सम बैकग्राउंड एंड देयर शुड बी सम लिबरल पॉलिसी, देन यू कैन सी रिसर्जेंस ऑफ, और यू कैन से रिवाइवल ऑफ द ओल्ड पॉलिसीज नोन एज न्यू लिबरल। तो इसलिए न्यू लिबरल पॉलिसी का कोई एक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता कि ये जो ओल्ड लिबरल है ये यहीं से शुरू होगा, क्योंकि जो एडम स्मिथ आएंगे वो सीधे एक सिरे से वाणिज्यवादी नीति को खारिज कर देंगे। वो कहेंगे देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इसलिए इस बात को नहीं मानता कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित होता है, और एक, जैसे वो वाणिज्यवादी कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा सीमित होती है, द
quantity of the international trade is limited, so the surplus of the one country depends over the deficit of the other. इसलिए एक राष्ट्र का जो सरप्लस है वह दूसरे राष्ट्र की डेफिसिट पर, मतलब उसकी कमी पर निर्भर करता है। हम इस बात को नहीं मानते। उसने कहा कि देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबको लाभ होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ नहीं होगा, इफ इंटरनेशनल ट्रेड, इफ सम कंट्री इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड, तो उसके पास एक चॉइस होगा, वो इंटरनेशनल ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। अब वो कॉन्टिन्यूसली आप समझे कि लगातार घाटे सहकर आप व्यापार का संचालन कैसे करोगे? तो उसने कहा ऐसा तो संभव ही नहीं। आप सभी को लाभ होता है इसमें, बशर्ते कि आप मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति अपनाइए। मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति से उसका आशय यह था कि उसका यह कहना था कि देखिए, अब आपका स्पेशलाइजेशन अगर टोपी के प्रोडक्शन में है, कैप, तो यू हैव टू प्रोड्यूस कैप, और उनका अगर स्पेशलाइजेशन जूते के प्रोडक्शन में है तो आप रिसोर्सेस लगाइए जूते के प्रोडक्शन, क्योंकि आपका रिलेटिव एडवांटेज है टोपी के प्रोडक्शन में, तो वहां पर आपको कम लेबर और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आउटकम आएगा और आप इंटरनेशनल व्यापार में छा जाओगे। और आप अगर उनकी नकल करके शूज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जूतों का प्रोडक्शन, तो पता चला कि आपका बहुत ज्यादा मैन पावर और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चला गया जूते के प्रोडक्शन में, फिर भी आप उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाए क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन है। तो इस तरह से यू आर जस्ट गोइंग टू लूज हेवन एंड हेल बोथ। मतलब आपका तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो बेहतर है आप टोपी का प्रोडक्शन करिए। तो आप कहेंगे फिर हम जूता कहां से लाएंगे? कोई बात नहीं है, आप उनको टोपी सप्लाई करिए, उनसे जूते का आयात कर लीजिए, सभी खुश, सबकी समृद्धि होगी। लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस, पूरी दुनिया के देशों की समृद्धि बढ़ेगी। तो ये बन गया एक तरह से, वैसे तो कई विद्वान डेविड रिकार्डो को फादर मानते हैं इसका, लेकिन इन ट्रू सेंस इट वाज एडम स्मिथ हु इमर्ज्ड विद द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यू नो। तो अब वहीं से उसका शुरुआत हुई। दूसरी बात अब रह गई, तो हुई इंटरनेशनल मार्केट की बात। अब मैं नेशनल मार्केट की एक बात बताता हूं। उसका यह कहना था कि देखिए, यह है स्टेट, एडम स्मिथ का यह कहना था कि स्टेट, तो स्टेट के बारे में उसका यह मानना था कि स्टेट शुड कन्फाइन इट्स जुरिसडिक्शन टू लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन ओनली। The state should not extend its jurisdiction. It is having limited jurisdiction up to law and order. इसको law and order कानून व्यवस्था को स्थापित रखना चाहिए। इसको वह आर्थिक विधि विधान को देखना चाहिए कि कुछ लोग उसको डिस्टॉर्ट करके ज़्यादा लाभ तो नहीं कर रहे, उसे यह देखना चाहिए कोई सिस्टम का मिसयूज तो नहीं कर रहा। लेकिन राज्य को कभी भी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका कहना था कि देखो, इकोनॉमी का जो बाजार है, लॉज, जो बाजार का लॉज है, बाजार के भी अपने सर्टेन लॉज होते हैं, अपने इंटरनल लॉज होते हैं, और उनमें किसी बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप की, एक्सटर्नल पावर के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। तो उसका कहना था कि बाजार का तो सीधा सा सूत्र है कि इसमें 3 कंटेंडर है। एक वो कहा कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब जो उत्पादन करता है, और दूसरा उसने कहा वर्कर्स है, और तीसरा उसने कहा कंज्यूमर्स है। तो उसने यह दिखाया कि देखो, ये तीनों के इंटरेस्ट में नेचुरल बैलेंस है, बिकॉज एवरी एंटिटी इज गाइडेड बाय इट्स सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसलिए जो मार्केट है उसमें जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है। अब इस पर लिमिट क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, कि अगर यह एक सीमा से ज़्यादा, जो एफोर्डेबल अमाउंट है, उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्ट का प्राइस रखता है तो यह परचेज नहीं करेगा, और अगर यह परचेज नहीं करेगा तो फिर इसका प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होगी। तो इस पर कॉन्स्टेंट है कि मार्केट के डिमांड को देखते हुए उतना ही यह प्राइस रखे जो मार्केट जिसको कंज्यूम कर सके, जिसको मार्केट पचा सके। अब वर्कर्स के बारे में, अच्छा, दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर्स अगर चाहेंगे कि भाई हम एक लिमिट तक ही अपने कॉस्ट दे और उससे ज़्यादा हम ना दें, तो फिर प्रोड्यूसर्स को घाटा होने लगेगा तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो कंज्यूमर्स वुड बी लूजर। इसलिए बेहतर यह है कि कंज्यूमर्स को पर भी कॉन्स्टेंट है कि प्रोड्यूसर्स एक सीमा से ज़्यादा प्राइस को कम नहीं करेगा। उसी प्रकार से वर्कर्स है, तो उसका कहना था कि देखो, प्रोड्यूसर्स है
वह वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा। तो अब वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा, किसी श्रमिक को अगर वो रखेगा और प्रोडक्शन में, तो उसको वर्कर्स को वेज देना पड़ेगा, उसको एक वेतन तनख्वाह देना पड़ेगा। अब अगर वर्कर्स ज्यादा तनख्वाह डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर्स उसको एम्प्लॉय नहीं करेगा, दूसरे तरह के वर्कर्स को रख लेगा। तो अब ये इस पर कांस्टेंट यह है कि भाई एक सीमा से अधिक आपको प्राइस नहीं मिलेगा, जो मार्केट में आपकी डिमांड है उसी के आधार पर। और प्रोड्यूसर्स भी अगर एक खास पॉइंट तक अगर वर्कर्स को वेज देने के लिए उसका अगर तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर वर्कर्स काम पर नहीं आएंगे। तो तीनों के इंटरेस्ट, इसके अपने इंटरेस्ट है, इसके अपने इंटरेस्ट है, इसके अपने इंटरेस्ट है, और तीनों के इंटरेस्ट आपस में रहेंगे। एक अदृश्य हाथ है, उसने एक टर्म का यूज किया इनविजिबल हैंड। वो बोला कि देखो ये इनविजिबल हैंड है, वो बाजार को चला रहा है, मार्केट को इनविजिबल हैंड चलाएगा, और ये तीनों के इंटरेस्ट में एक नेचुरल संतुलन होगा और बाजार अपनी गति से चलेगा। अब किसी को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। अब इसकी आइडियाज को, इसके विचार को आगे डेविड रिकार्डो ने, हैवर्लर ने और बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्रियों ने, आप देखोगे उसको एक तरह से इवॉल्व किया, डेवलप किया, फर्दर डेवलप किया। जैसे इसका इंटरनेशनल ट्रेड का जो सिद्धांत है उसको फिर आगे चलकर इसको डेवलप करने में आप देखोगे कि मैं एक एक पर डिस्कस करता हूं। जैसे डेविड रिकार्डो का हाथ है, और एक आया है एक खास अर्थशास्त्री जेवी सेज उसका नाम है, जो फ्रेंच है, और वो बहुत बाद में आया है इनसे। तो उसने जो क्लासिकल अर्थशास्त्र उसमें इक्विलिब्रियम, यहीं से इक्विलिब्रियम निकला है। इक्विलिब्रियम एक टर्म यूज करते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री कि तीनों के हितों के बीच सामंजस्य है, और ये इनविजिबल हैंड है, वो बाजार को चला रहा है। इसमें किसी एंटिटी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। इसी को डेविड रिकार्डो ने आगे बढ़ाया, और डेविड रिकार्डो के हैवर्लर, उसके बाद फिर देखोगे जेवी सेज, मतलब बहुत सारे अर्थशास्त्री समय समय पर आते गए। तो अब सम टोटल इसका क्या कहना है, जिसको क्लासिकल अर्थशास्त्र के रूप में जो क्रिस्टलाइज हुआ है, और जिसे तुम उदारवादी आर्थिक, इसी क्लासिकल अर्थशास्त्र के लिए आप उदारवादी आर्थिक नीति शब्द का प्रयोग करोगे, वो जो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज हुआ है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो थोड़ा सा मैं इधर हटता हूं ताकि आप देखिए। आप देखिए मुक्त अर्थव्यवस्था, आप इसको ऐसे समझ लें कि मुक्त अर्थव्यवस्था एक अदृश्य हाथ के द्वारा संचालित लेसेज फेयर इकोनॉमी रन बाय एन इनविजिबल हैंड। मतलब ये जो ऊपर मैंने बताया कि डिमांड एंड सप्लाई, वो दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे और आप इकोनॉमी को फ्री चलने दें। दूसरा, संतुलन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, उत्पादक, श्रमिक और उपभोक्ता स्वहित से परिचालित, मतलब कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, बाह्य शक्ति की जरूरत नहीं होगी। इनका कहना है कि देखिए तीनों का जो इंटरेस्ट है 1, 2 और 3 का, ये खुद एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये सबसे तर्कसंगत होगा, रैशनल। अब किसी इंसान को कहोगे कि भाई इन तीनों के संबंध को संचालित करिए, तो बीच में सरकार को या इंसान को मत लाओ, क्योंकि जब सरकार आएगी तो नौकरशाही आ जाएगी, ब्यूरोक्रेसी, और फिर भ्रष्टाचार आ जाएगा, फिर भाई भतीजावाद आ जाएगा, इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म आज कहा जाता है। उसके साथ फिर बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, जो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, देखते हो। क्योंकि अगर मार्केट को छोड़ दोगे तो वो अपना तर्कसंगत काम करेगा, अपने तरीके से काम करेगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी और सभी इसमें ज़्यादा खुश होंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि लेट द थिंग्स टू द मार्केट एंड द मार्केट वुड डिसाइड कि व्हाट हैव टू एंड व्हाट्स विद द कोर्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये एक तरह से इनका स्वहित से परिचालित होना है। इसमें इंडिविजुअल को मत लाओ, सरकार को मत लाओ। अगर गवर्नमेंट आएगी, ब्यूरोक्रेसी आएगी, तो पूरे इकोनॉमिक रूल्स का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, इनका ये कहना था। तीसरा, अल्प सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट, कानून व्यवस्था की स्थापना एवं नियमों का संचालन, टू इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इन्फोर्स रेगुलेशन। गवर्नमेंट मिनिमम होना चाहिए। आज आपने बजट में यह भी सुना होगा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। कितने समय से नारे सुन रहे हो? ये नारे कहां से आए हैं? ये नव उदारवादी आर्थिक नीति के नारे हैं। इसकी जड़ कहां है? पुरानी उदारवादी आर्थिक नीति में मिनिमल गवर्नमेंट। अब देखो इनको डर क्या है कि गवर्नमेंट आएगी
तो अपने दायित्व को बढ़ाएगी, वो एक्टिव होगी तो उसके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, तो वो कैपिटलिस्ट पर कर लगाएगी, टैक्स लगाएगी, तो कैपिटलिस्ट क्लास का बचत कम होगा। इसलिए गवर्नमेंट कम टैक्स ले, छोटी सी सरकार हो, मिनिमल, और बस अपने काम से काम रखे, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा देखे कि कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा हो। द स्टेट हैड टू वर्क, द गवर्नमेंट हैड टू वर्क सिंपली एज ए नाइट वॉचमैन। गवर्नमेंट को नाइट वॉचमैन की तरह काम करना है। फिर सेज सिद्धांत के आधार पर बाजार व्यवस्था, सेज लॉ ऑफ मार्केट, उत्पादन स्वयं बाजार का सृजन करता है। अब देखो, जो सेज लॉज ऑफ मार्केट है वो बड़ा दिलचस्प बात कहता है। वो क्या कहता है, देखिए, वो कहता है कि देखिए, जो प्रत्येक चीज का मार्केट में प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन ही अपने डिमांड को क्रिएट करता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस इकोनॉमी का एक बहुत ही ये नाम होता है, सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी कहलाती है। क्लासिकल जो अर्थशास्त्र है वो सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी में, आपको बताऊं। वो कहते हैं कि जैसे देखिए, आप अगर प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करने में आप वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हो। तो वर्कर्स को अगर आप एम्प्लॉय करोगे तो उसे तनख्वाह दोगे। अब जो वर्कर्स है वही आपका पोटेंशियल मार्केट बन जाएगा और उसमें परचेजिंग पावर आ जाएगी। और जब आप किसी एक चीज का प्रोडक्शन करते हो, सेज लॉस कहता है, तो उसके साथ एक दूसरी वस्तु का डिमांड खुद आ जाता है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई दूसरी वस्तु का डिमांड आ जाता है। तो सो प्रोडक्शन क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दूसरा ये मान के चलता है कि जितना एग्रीगेट इनकम होता है, जिसको नेशनल इनकम कहते हो, वो पूरे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। जैसे वो कहता है कि आप अगर एक्सपेंडिचर करते हो तो एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च है। इसको समझना, ये बहुत आसान सी चीज है। मैं आपको आर्थिक डेटा में नहीं उलझा रहा, बहुत सामान्य सी बात कर रहा। अब एक्सपेंडिचर होता है तो इसमें दो एंटिटी है, एक है पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट या निवेशक, या इसके लिए एक नाम दे, निवेशक, इन्वेस्टर, और दूसरा है इम्प्लॉइज मतलब उसको क्या कहेंगे, वर्कर्स सिर्फ कहना ठीक है, वर्कर्स ही बोलते हैं इसको, इम्प्लॉइज को, चलो वर्कर्स है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा यह कुछ इनके वेजेज में चले जाएंगे, वेजेज में, और निवेशक होंगे, वो निवेशक या इन्वेस्टर्स हैं, उनके मुनाफे में चले जाएंगे। उनकी कैपिटल तो लौटेगी ही, साथ में उसके मुनाफे में चले जाएंगे। तो उसका कहना है एक्सपेंडिचर ये दोनों में बट गया एक तरह से। अब यह एक्सपेंडिचर लौट जाएगा कैसे, तो इसका कहना है कि अब ये क्या करेगा। इसका ये कहना है कि देखिए, ये जो वर्कर्स है वह अपने जो उसको तनख्वाह मिला उसमें वह एक पार्ट तो एक्सपेंडिचर का रखेगा। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वह अपने तनख्वाह का कुछ भाग खर्च करेगा। तो खर्च करेगा तो डिमांड क्रिएट हुआ, और कुछ भाग को वह सेव करके रख सकता है। तो जो भाग को सेव करके रख लेता है, वो तो हर आदमी का, अगर आप 100 रुपये कमाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि 100 का 100 खर्च करेंगे। आप दुर्दिन के लिए 10 रुपये अगर बचा कर रखते हैं तो उसी प्रकार से सभी की बचत आ जाएगी। अभी जो निवेशक है वो निवेशक फिर आगे क्या करेगा, इसके पास जो मनी होगी प्लस जो सेविंग्स है, जो सेविंग्स बैंक में है या किसी भी जगह पर है, तो वह कुछ इंटरेस्ट देकर इसके सेविंग्स को उठा लेगा। और ये निवेशक फिर अपना सेविंग्स और इसका सेविंग्स फिर दोबारा वो बाजार में लाएगा। तो बाजार में वो पैसे जो एक्सपेंडिचर पिछले वर्ष या पहले हुए हैं वह निवेश के रूप में, और दूसरी तरफ आप कह सकते हो डिमांड के रूप में, निवेश के रूप में भी और वस्तुओं के डिमांड के रूप में भी लौट जाएंगे। सो एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है वह एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट इनकम को जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वह अपने आप में वह इनकम के बराबर हो जाएगा, और इसी तरह से अर्थव्यवस्था बड़ी सुगम ढंग से चलेगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और कुछ दिन तक ऐसा देखा भी गया, मतलब इसको लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर पाए, और अंत में ये बात हो गई। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो सेज लॉज ऑफ मार्केट है वो कहता है कि आप केवल उत्पादन करिए, आप मांग की चिंता मत करिए, वह खुद निवेश के रूप में, और फिर वस्तुओं की डिमांड या तनख्वाह है, वो तनख्वाह कुछ तो एक्सपेंडिचर के रूप में आ जाएगा और कुछ निवेश के रूप में बाजार में लौट जाएगा, और फिर बाजार को अपने ढंग से चलाता रहे। तो ये बेसिकली इनका लॉज है। अब यहां से केन्स का काम शुरू होता है,
और वही केन्स अभी रेलिवेंट है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत नहीं, तुलनात्मक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यू कैन से इंटरनेशनल ट्रेड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट। ये बेसिकली जो मैंने एडम स्मिथ कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप जूते बनाएं, आप टोपी बनाएं, कैप्स बनाएं और आपस में ही व्यापार करके दोनों खुश रहें, उसी थियरी को आगे डेविड रिकार्डो ने एक पूरा का पूरा आकार दे दिया। और वो आकार बोलते हैं किसे, तो उसे उसने एक नाम दिया, वो है उसके समय आया, उसका नाम है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, मतलब कॉम्परेबल प्रॉफिट थियरी। तो उसने इस तरह से उसने एक थियरी दे दी कि भाई आपका जो लाभ है इनका भी लाभ है, वो तुलनात्मक रूप से चलता रहेगा। आप अपनी एक चीज में स्पेशलाइज करो, दूसरा अपने दूसरी चीज में स्पेशलाइज करेंगे, तो कुल मिलाकर जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है उसने बड़ा रोजी पिक्चर खींचा, बहुत ही सुनहरा पिक्चर कि आप बाजार को छोड़ दीजिए, डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अनुसार उदारवादी आर्थिक नीति को अपनाइए, हर लोग खुश रहेंगे, वर्कर्स खुश रहेंगे, कंज्यूमर्स खुश रहेंगे, सरकार को भी उचित कर मिलता रहेगा और प्रोड्यूसर्स खुश रहेंगे और पूरी इकोनॉमी को समृद्धि होगी और पूरी दुनिया समृद्ध होगी। ये उनका बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में वो विश्वास करते थे और उनका मानना था कि यही पॉलिसी सही मायने में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ला सकती है। अब देखिए, अब हुआ ऐसा कि इस बीच एक और भी बात हो गई, एक और चैलेंज हो गया जो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, वो क्लासिकल अर्थशास्त्र पर आधारित थी। कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन क्लासिकल अर्थशास्त्र। क्लासिकल अर्थशास्त्र पर आधारित थी, ये क्लासिकल अर्थशास्त्र पर आधारित थी, ओके, यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स। बस इसी समय सोवियत रूस में क्रांति हो गई, बोल्शेविक क्रांति, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें व्लादिमीर लेनिन ने इसको लीड किया था। तो सोवियत रूस, अब ये सोवियत रूस साम्यवादी सोवियत रूस आ गया, यानी कम्युनिस्ट सोवियत रशिया, और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था आ गई, समाजवादी आर्थिक मॉडल, समाजवादी आर्थिक मॉडल। जो समाजवादी आर्थिक मॉडल है, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल है, अब इसका बिल्कुल इससे विपरीत था। ये पूरी तरह बाजार की शक्तियों पर विश्वास करता था, कि ये पूरी तरह राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर विश्वास करता था। वो मानता था कि बाजार की शक्तियों की जो अवधारणा है वो कैपिटलिस्ट लोगों का प्रोपेगेंडा है, ये एक्सप्लॉयटेशन का जरिया है। जब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रत्येक के साथ, जैसे वर्कर्स का शासन होगा, प्रोलेटेरिएट क्लास का, सर्वहारा वर्ग का, और पूरी इकोनॉमी जो स्टालिन ने डेवलप किया था सोवियत रूस में, जो राज्य के अधीन होगा और सबको जरूरत के अनुसार काम करना होगा और सबको जरूरत के अनुसार उसकी आमदनी उस तक पहुंचेगी। तो मतलब ये मानना चाहता, जिसको तुम कहते हो सबका साथ और सबका विकास है, तो उसका मॉडल उसने, ये तो नारे हैं अभी खैर, लेकिन वो रियलिटी में सोवियत रशिया ने ऐसा वादा किया और इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में चल दिया। तो कहा कि भाई इससे क्या हुआ, तो इसको चैलेंज मिला, इसको पहली बार चैलेंज मिला कि नहीं, आपके विकल्प के रूप में, चूंकि आपकी व्यवस्था में वर्कर्स खुश नहीं थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए इंटरनेशनल इकोनॉमी का भी साथ साथ ज्ञान होने का फायदा हिस्ट्री में भी होता है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से लिख पाए होंगे। वो हिस्ट्री का पेपर का क्वेश्चन था, ऑप्शनल पेपर की बात बता रहा। क्वेश्चन था कि, मतलब पूरा क्वेश्चन तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट, मूल भाव यह था कि जहां मुक्त अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ ने सूर्य का प्रकाश देखा था, वहीं कार्ल मार्क्स ने काली छाया देखी। कि वेयर एज एडम स्मिथ मैनिफेस्टेड सनलाइट इन द डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेफेयर, बट मार्क्स जस्ट ऑब्जर्व देयर अ ब्लैक शैडो। तो ये जो क्वेश्चन था वह मार्क्स की विचारधारा को बताता है कि मार्क्स पहले भी क्लासिकल अर्थशास्त्र से खुश नहीं था। वो कहता था प्रोपेगेंडा बंद कीजिए प्लीज। आप कहते हैं वर्कर्स में बार्गेनिंग पावर, अरे श्रमिकों में बार्गेनिंग पावर है कहाँ?
क्योंकि मशीन इंट्रोड्यूस हो गया, तो मशीन आ गया तो मशीन ने लेबर को रिप्लेस कर दिया, और लेबर संघर्ष कर रहे हैं रोटी के लिए, कैपिटलिस्ट संघर्ष कर रहे हैं मुनाफे के लिए, तो दोनों में क्या मेल है? तो कार्ल मार्क्स ने तो पहले ही प्रश्न चिन्ह लगाया था, और इसने एक दूसरा मॉडल देकर दिखा भी दिया कि देख भाई, एक ऐसा भी मॉडल हो सकता है जिसमें श्रमिकों के बारे में सोचा जाएगा, तुम लोग केवल कैपिटलिस्ट के बारे में सोच रहे। अब देखिए, अब इसी बीच क्या हुआ कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब ये सिर मुड़ाते ही ओले पड़े का मतलब क्या है? 1929-30 का आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन एक टर्म, रेसेशन भी आप सुनते हो और डिप्रेशन भी सुनते हैं। रेसेशन थोड़ा सा कुछ आप कह सकते हो कुछ ईयर्स का या कुछ क्वार्टर्स का होता है, लेकिन जो डिप्रेशन होता है वो डेकेड्स भी पकड़ लेता है या एक लंबा रूप भी ले सकता है। तो ये जो आर्थिक मंदी है वो कहीं रेसेशन से कहीं बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। इससे पहले वर्ल्ड में कभी हुआ नहीं था। हम यहाँ पर इसके कारणों में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इसके कारणों में नहीं जाऊँगा। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता कि जैसे देखें, इसमें एक हुआ, जैसे जो क्लासिकल अर्थशास्त्र था, वो क्लासिकल आर्थिक मॉडल का यह कहना था कि यह मॉडल अगर अच्छे ढंग से चलता रहेगा, मार्केट को अगर फुल फोर्सेस में छोड़ दिया जाए, तो फिर बेरोजगारी होगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, सबको रोजगार मिलेगा, सभी खुश रहेंगे। तो जो क्लासिकल आर्थिक मॉडल है उसने 100% एम्प्लॉयमेंट का स्वप्न देख रखा था कि 100% तक एम्प्लॉयमेंट पहुंच जाएगा, उसका यह मानना था। लेकिन यहाँ पर मैं यह आपको बताना चाहता कि उसने 100% एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ, और मंदी आने के बाद 25% अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया कि 25% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। 25% लोग सड़क पर थे, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, और जो डिमांड है वो क्रैश कर गया था। डिमांड क्रैश, मांग नहीं थी। अब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से पूछा गया कि भाई ये क्या हो गया, आपका मार्केट तो बहुत रैशनल है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इसका जवाब दिया कि देखिए, एक्चुअली मार्केट में सब कुछ ठीक चल रहा था, मार्केट को आपने अपने मुताबिक नहीं चलने दिया, गवर्नमेंट ने डिस्टॉर्ट कर दिया। तो कैसे डिस्टॉर्ट किया? आप लोग मेंटली अलर्ट हो थोड़ा सा, ये एक हार्डकोर इकोनॉमी है, लेकिन इससे आपको बाकी चीज़ समझने का फायदा मिलेगा। उसका कहना था कि देखिए, हुआ ऐसा कि ये जो डिमांड क्रैश और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आया, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आएगा तो डिमांड कम होगा ही, और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों आया? तो उसने कहा कि देखिए, इकोनॉमी में कभी कभी क्या होता है, डाउन टर्न आता है थोड़े काल के लिए, उसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कुछ मशीन में तब्दीली हो, या हो सकता है कहीं पर कोई ट्रेमर आ गया हो, कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ जाए, कुछ एपिडेमिक ही आ जाए, तो थोड़ा सा मांग में उठापटक होता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि इकोनॉमी का एक कॉमन फार्मूला है, अगर डिमांड कम होगा तो मूल्य कम होगा, तो उसका प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो फिर वेज कट होना चाहिए। जो वर्कर्स है उसका जो पारिश्रमिक है, उसका जो वेज है, वह उसके तनख्वाह को भी कट करना चाहिए, कट होना चाहिए। लेकिन 2930 तक क्या हुआ कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक तरह से आप यह मानकर चलिए कि बड़ी मात्रा में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मजदूरों को मताधिकार मिला, द एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मजदूर काफ़ी ताकतवर हुए। उधर रशिया भी रेवोल्यूशन हो गया था, तो अब रशियन रेवोल्यूशन के बाद फिर एक और बात हुई कि अब जब सोवियत रूस एक राइवल के रूप में मौजूद है, एक प्रतिद्वंदी के रूप में जब सोवियत रूस मौजूद है, तो आप उसको कैसे नकार सकते हो? तो इसलिए अपने मजदूरों को एम्पावर करना पश्चिमी देशों की मजबूरी हो गई। तो उन्होंने एक तरह से वर्ल्ड वॉर के समय भी उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट रही थी, उसे देखते हुए, सोवियत रशिया के दबाव को देखते हुए उन्होंने अंत में उसको मताधिकार दे दिया। उनमें अब वोटिंग राइट आ गए, और वह ट्रेड यूनियनिज्म को प्रोत्साहन मिला था। तो अब क्या हुआ कि डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ, लेकिन जब इनके वेज कट की बात हुई तो वर्कर सड़क पर उतर जाते, डाउन द गवर्नमेंट, एंड नाउ द वर्कर्स वर हैविंग द कैपेसिटी टू पुल डाउन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट को गिरा सकते थे, उसको आउटवोट कर सकते थे। तो जब यह बात हुई
तो इनका कहना था क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कि गवर्नमेंट ने इनके पैसे में, यानी जो वर्कर्स हैं उनके तनख्वाह में कटौती नहीं होने दी। तो जब वर्कर्स के तनख्वाह में कटौती नहीं करोगे तो उसका सीधा सा इंपैक्ट होगा कि नए वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इसलिए नए वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ और अंतोगतो 25% अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। अब इसी समय केन्स आया, जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि देखिए आपका पूरा थियरी ही गलत है। मैं इसलिए जॉन मेनार्ड केन्स का थोड़ा प्रशंसक हूं कि उसने एक तरह से लीक से हटकर पूरी अपने समय के सारे इकोनॉमिस्ट के साथ संघर्ष करके और तब उसने अपनी थियरी पहले प्रैक्टिस एस्टेब्लिश किया, पहले उसने सॉल्यूशन बताया और सॉल्यूशन देने के बाद उसने देखा कि हमारे जो सॉल्यूशन है, हमारा जो समाधान है, उसके पीछे कोई चूंकि डॉक्ट्रिनल बेसिस नहीं है, कोई उसका थियोरेटिकल बेसिस नहीं है, इसलिए उसको मान्यता नहीं मिल रही। अगर उसको हम एक थियरी का आधार दे देंगे तब समझे उस व्यक्ति में कितना साहस था। वैसे मैं बताऊं कि वह कैम्ब्रिज स्कूल से जुड़ा हुआ था और वह एक तरह से उसके बारे में बहुत सारे लाइफ के बहुत इंटरेस्टिंग पल हैं कि वो एक्चुअली सिविल सर्विसेज में भी वो ब्रिटेन में अपीयर हुआ था, तो उसमें उसका पोजीशन नीचे आ गया था। कारण क्या था कि उसको सबसे कम मार्क्स इकोनॉमिक्स में आ गए थे। अब यह भी आश्चर्य की बात है, बाकी सब्जेक्ट में ठीक थे। तो उसने कहा, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत नहीं आ रही, उसने कहा कि हमारे मार्क्स कम होने के कारण यह है जो परीक्षक हैं वो परीक्षक को इतना ज्ञान नहीं है कि हमारी कॉपी को जांच सके। दे आर क्वाइट अनएबल टू इवेल्युएट माई नोटबुक। तो इतना कॉन्फिडेंस उसमें था। फिर चलिए कुछ दिन उसमें काम किया। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय मैंने कभी बताया होगा, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटिश डेलीगेशन गया था उसका मुखिया बनकर गया और सबसे पहले चर्चा में वही आया। उसने कहा कि जर्मनी पर जो आप लगा रहे हो इतना ज़्यादा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन दे रहे हो और इतना जो इंडेमनिटी उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हो, जर्मनी अनेबल है। देखो जर्मनी उसको पे नहीं कर पाएगा, जर्मन इकोनॉमी में शार्प डाउन टर्न होगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में डाउन टर्न, पूरे यूरोप की इकोनॉमी पिछड़ने जा रही है। तो ही मेड अ प्रोफेसी और इतना ज़्यादा वो इस बात से नाराज हुआ था कि वो डेलीगेशन में अपने पद से रिजाइन कर दिया था। उसी समय वो चर्चा में आया। अब वो एक नई चर्चा लेके आया 1935 से पहले ही, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। तो उसने कहा कि देखिए, उसने देखो क्या जवाब दिया है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को कि नहीं, आपकी थियरी में फ्लॉ कहाँ है। वो बताया कि देखिए, उसने कहा कि आप मान के चल रहे हो कि जितना इनकम है वह एक्सपेंडिचर के बराबर है, यहीं से आप गलती कर रहे हो। आप गलती कर रहे हो कि आप ये मान के चल रहे हो कि ये इसके बराबर है, ये कभी नहीं हो सकता। इसने कहा कि देखो, अब तुम्हारा ये कहना है। उसने कहा, तो उसने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से सॉल्यूशन पूछा गया कि भाई आप सॉल्यूशन बताइए, ये जो हुई इकोनॉमी उसको क्या करे। उसने कहा समय पर छोड़ दीजिए, आप बजट में कटौती करिए, आप खर्च को कम करिए, आप इकोनॉमी को में जो इनइसेंशियल खर्च है उसको कम करिए, हस्तक्षेप बंद करिए, वर्कर्स के वेजेज में कटौती होने दीजिए। ये सब आप करेंगे तो इन फ्यूचर खुद ये सुधर जाएगा। इसने कहा, जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा, उसको कहते हैं केनेसियन रेवोल्यूशन। उसने कहा कि देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं कि यह इकोनॉमी ट्रैक पर नहीं आएगी, जो आप कह रहे हो वो सॉल्यूशन व्यवहारिक है भी नहीं। उसने कहा कि देखिए, अब एक बात बताइए, आप वर्कर्स की बात कर रहे हो, श्रमिक की बात कर रहे हो और निवेशक की बात कर रहे हो। चलो दोनों को अलग अलग लेते हैं। आप ये मान के चलते हो कि जो श्रमिक हैं वह श्रमिक को या जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास जो पैसे रखे हुए हैं उनको वो खर्च करेंगे, और जो निवेशक हैं वह निवेशक अपने पैसे को फिर सेविंग्स को निवेश में लेकर आएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि हम बैंकिंग के थ्रू में, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आगे मैं उनकी चर्चा करूंगा, एक मिल्टन फ्रीडमैन करके अर्थशास्त्री हुए जो अभी नव उदारवादी आर्थिक नीति के जनक 2 अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा। एक का नाम है फ्रेडरिक हायेक और दूसरे का नाम है मिल्टन फ्रीडमैन। तो इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने एक बात कही थी। उसने कहा कि देखिए, वो दोनों ये उदारवादी आर्थिक नीति के समर्थक थे। खैर, ये फ्रेडरिक हायेक तो बस जॉन मेनार्ड केन्स से 16 वर्ष छोटे थे और जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो थोड़ा ज़्यादा उसे जूनियर थे, लेकिन वो बाद में उन्होंने कहा। तो उन लोगों का अपना अपना सॉल्यूशन था, उनका ये कहना था जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। अब केन्स कहता है कि देखिए, आप क्या होप कर रहे हो? आप होप कर रहे हो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये वर्कर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने पैसे लेकर बाजार में खरीदारी करने आ जाएंगे
और इधर निवेशक है वो अपने पैसे लेकर निवेश करने आ जाएंगे। तो आप जान लीजिए यह ना तो खरीदारी करने के लिए आएंगे और यह ना निवेश करने के लिए आएंगे, क्योंकि मार्केट में जब डाउन टर्न होता है तो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। सबसे बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि लोग इतना डर जाते हैं कि वो पैसे बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं होते। अब ये देखो, हम लोग छोड़े इकोनॉमिक्स के इस थियरी को छोड़े, आप डे टू डे लाइफ में देखिए, इस कोविड-19 के समय आप अपने फैमिली को देखिए, आप अपने आप को देखिए, आप मन ही मन सोचिए पिछले एक साल में आप क्या क्या परचेज करने वाले थे, कौन सा कंज्यूमर गुड्स, लेकिन आइडिया को आपने ड्रॉप कर दिया। मैंने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया। क्यों किया? क्योंकि मेंटेलिटी नहीं थी। लोग अनसर्टेनिटी की स्थिति है, पता नहीं आगे क्या होगा। कई हम ऐसे लोगों से बात की तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी भाई जो भी है बचा के रखिए घर में, पता नहीं कैसा दुर्दिन आने वाला है, आगे पता नहीं इकोनॉमी का कितना डाउन टर्न हो। प्रॉपर्टी की कीमत देखो डाउन हो गई। इकोनॉमी की स्थिति क्या हुई? सेकेंड क्वार्टर में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। खैर ये तो बहुत एबनॉर्मल कंडीशन था कोविड-19 का, लेकिन फिर भी चूंकि लॉकडाउन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों की मेंटेलिटी ही निवेश करने की नहीं है। इसने कहा कि देखो इन्वेस्टर्स नोटों के बिछावन पर सोए रहेंगे लेकिन वो निवेश के लिए नहीं आएंगे, और जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने पैसे को बचाकर दुर्दिन के लिए रखना चाहेंगे, क्योंकि पहले मार्केट में एनिमल एस्पिरिट लाना होगा। जब तक वही टर्म बहुत सारे तुम देखो बजट के समय एनिमल एस्पिरिट शब्द का प्रयोग हुआ है। मार्केट में पहले एनिमल एस्पिरिट लाना पड़ेगा तभी यह हो पाएगा। तो एनिमल एस्पिरिट कैसे लाना है? तो उसने कहा कि गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब वो राज्य को ले आया। अब केन्स ने क्या किया? केन्स ने अब राज्य को ला दिया बीच में कि अब राज्य न्यूट्रल एक्सपेक्टेटर नहीं होगा, राज्य को आना पड़ेगा, राज्य को सक्रिय रूप से काम करना पड़ेगा। मैं आपको समझा देना चाहता हूं। इसका कहना है कि देखिए, यह हुआ निवेशक यानी इन्वेस्टर्स, और ये हुआ कंज्यूमर्स। तो उसका ये कहना है कि इसके पास भी सेव्ड पैसे हैं और इसके पास भी पैसे हैं, लेकिन ना तो यह अपना सेविंग, जैसे ये अपने सेविंग को दो रूपों में यूज कर सकता है। एक ये यूज यह करेगा कि यह बाजार से वस्तुओं को खरीदेगा, तो यह कंज्यूमर्स का काम करेगा। दूसरा, इसके जो सेविंग्स है वह इंटरेस्ट पर दे देगा, जैसे आप बॉन्ड खरीदेंगे या कुछ इस तरह की चीजें खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे, कुछ भी, जिससे कि निवेश में वो रकम चली जाएगी अगर शेयर ही खरीदते हैं। लेकिन ऐसा वो नहीं करेगा। उस अपने घर में वो पैसे बचा कर रखना चाहेगा या बैंक में रखना चाहेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसकी मानसिकता निवेश करने की है, उसकी मानसिकता नहीं है खर्च करने की, और निवेशक की मानसिकता भी निवेश करने की नहीं है। तो उसमें क्या करना है? तो अब आ जाएगी सरकार। तो सरकार आ जाएगी, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास दो वेपन्स है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में तो लिखना संभव नहीं है, लेकिन आप दोनों लोग समझ सकते हो, तो मैं इसको इंग्लिश में ही लिख देता हूं। गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के हाथ में एक हथियार है एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट के पास दूसरा हथियार है टैक्सेशन। तो उसका ये कहना है कि देखिए, ये एक्सपेंडिचर है, ये टैक्सेशन है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? जब इस तरह का डाउन टर्न आया है तो गवर्नमेंट खर्च लेकर आए। जैसे अभी देखते हो जो अपने जो बजट में आप देख रहे हो कि 9.5% का, हालांकि थोड़ा तो उसमें जगलड़ी भी है, क्योंकि पीछे का आप जानते हो कि जो अभी तक ऑफलाइन रिकॉर्ड था उसको ऑनलाइन लाया गया हेडलाइन रिकॉर्ड में, तो उस कारण से भी एक्चुअल वो डेफिसिट बढ़ा है। तो 9.5% का जो दिखा रहे हैं, और जो निवेश कर रहे हैं जिसमें आप देखते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेट में फ्रेट कॉरिडोर है, रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एटसेट्रा। तो ये जो इसमें जो तुम निवेश कर रहे हो इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर में भी दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व खर्च आप कर सकते हो, और दूसरा कैपिटल। राजस्व और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आप पैसे जैसे डिफेंस पर खर्च कर दिए, तनख्वाह पर खर्च कर दिए या सब्सिडीज पर खर्च कर दिए, वो कुछ अस्थायी मतलब उसका प्रभाव नहीं है, उसका तात्कालिक
उसका यूज है, तात्कालिक प्रयोग है, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिजिकल एक्सपेंडिचर होता है कि जिससे कि एसेट्स क्रिएट होते हैं। जैसे अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ही है तो अपना फैक्ट्री बनाएंगे, अपने ऑफिस बिल्ड करेंगे, या गवर्नमेंट है, एयरपोर्ट्स, रोड्स, या कुछ इस तरह की चीज़ें, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो जिससे असेट क्रिएट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस बार के बजट में आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये पी चिदम्बरम को भी तारीफ करनी पड़ी कि ये चीज़ सराहनीय है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़े हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन भी कुछ लोगों को है कि अभी ज़रूरत थी वीकर सेक्शन को डायरेक्ट सहायता करने की, या जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ा टैक्स रिडक्शन की सहायता करने की, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, तो कुछ तो क्रिटिसिज्म होना ही है, चाहे कोई भी बजट आप अपनी मेमोरी में याद करिए, कोई भी फुल प्रूफ बजट आया हो, नहीं, क्रिटिसिज्म दैट इज इम्प्लॉयड, और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तो ये एक्सपेंडिचर वो करेंगे, और एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू फॉर्म में भी हो सकता है कैपिटल, लेकिन कैपिटल हो दैट्स बेटर। तो ये अब एक्सपेंडिचर करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मतलब रोजगार बढ़ेगा। और जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन वो क्या करेंगे, टैक्स की राशि कम करेंगे। तो टैक्स की राशि कम करेंगे तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आ जाएगा। जब एक्सपेंडिचर करेंगे, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो परचेजिंग पावर आ जाएगा। तो इससे मिडिल क्लास लाभान्वित होगा, और इससे लाभान्वित होगा जो अधिकतर लोअर क्लास जो एम्प्लॉइज हैं ज़्यादा, उनको भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि मिडिल क्लास को भी लाभ मिलेगा, लेकिन इससे उसको डायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि उसके पास जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सब का फायदा उससे मिलेगा। तो खास के जो इनकम टैक्स का जो फायदा है वो मिडिल क्लास को मिलता है। तो इस बजट में आप देखेंगे इस पर उसने बढ़ाया नहीं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोविड-19 टैक्स जो एक्स्ट्रा लेने वाले थे, कोविड टैक्स, वो गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। तो हम लोग इसी बात से गवर्नमेंट के प्रति एहसानमंद हैं। लेकिन कुछ ही क्रिटिक्स मानते हैं कि देखिए इसको इसमें भी कमी करनी चाहिए थी, कम से कम इसको कंडीशनल कर देना चाहिए था कि आप जब स्पेंड करते हो तो आपको यहाँ टैक्स में छूट मिलेगी। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ता। लेकिन क्योंकि भारत में शायद वो आप जानते ही हो कि यहाँ पर 300 मिलियन, लगभग 3 करोड़ बहुत स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर्स हैं, जिसको देखकर दुनिया भी ललचाती है। तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये 3 करोड़ जो हमारे पास पोटेंशियल जो कंज्यूमर्स हैं, जो किसी भी मार्केट को उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, उनके लिए कोई पैकेज नहीं। एक शिकायत ये है। और खैर चलिए, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इधर से भी खर्च बढ़ेंगे, इधर से भी खर्च बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा यानी रोजगार बढ़ेगा, तो फिर और भी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो और भी मूल्य बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, फिर उससे क्या होगा, और भी प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एक साइकिल फिर चल निकलेगा। साइकिल चल निकलेगा तो फिर क्या होगा कि पूर्ण रोजगार हो जाएगा, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ जाएगी। तब अर्थव्यवस्था में हीटिंग होने लगेगी, डिमांड इतना हो जाएगा कि बढ़ती हुई डिमांड के कारण अब धीरे धीरे मुद्रास्फीति का प्रभाव आ सकता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बहुत तेजी से इस टैक्स को बढ़ा देना चाहिए और एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए। तो अब उसमें देखो, फिस्कल डेफिसिट तो होना ही है इसमें, क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्स को कम कर रहा है और एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है तो इसका दबाव किस पर पड़ेगा, गवर्नमेंट के राजकोष पर पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट तो होना ही है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट होना है तो हाउ टू टेकल द कंडीशन, तो उसने सोल्यूशन बताया कि देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट यहां पर टैक्स कम करेगी और एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, लेकिन वो तब जब स्लम्प होगा, और जिस समय बूम आएगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करके और टैक्स को बढ़ाकर, और उसी समय गवर्नमेंट इतना टैक्स वसूल कर ले कि जिससे पीछे का डेफिसिट उसका भर जाएगा। तो इसी प्रकार से काम चलता रहेगा, इकोनॉमी को एक जर्क मिलेगा। तो जब उसने ये कहा था तो उस समय भी इसके आलोचक थे। बाद में मिल्टन फ्रीडमैन ने आलोचना की, उसने कहा कि केन्स महोदय ने तो पहला डायग्नोसिस ही गलत किया। उन्होंने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो डाउन टर्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का कारण उन्होंने बताया कि भाई चूंकि डिमांड कम हुआ इसलिए ऐसा हुआ। बोला कि ऐसा नहीं था, ये फिस्कल मुद्दा नहीं था, ये मॉनेटरी मुद्दा था। देखो, दो होता है, एक होता है फिस्कल इंटरवेंशन, दूसरा होता है मॉनेटरी इंटरवेंशन। तो जो फ्रीडमैन है, या जो बाद में जिसको आप नव उदारवादी आर्थिक नीति वाले बोलोगे, या फिर जिनको आप नव क्लासिकल अर्थशास्त्री कहोगे, जिसका मैं आगे चर्चा करूंगा, तो उनका यह कहना है कि अगर आप अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करिए
एक तो फ्रेडरिक हायेक है, कहते हैं करिए ही मत। मिल्टन फ्रीडमैन है, वो कहते हैं अगर करिए तो आप मौद्रिक हस्तक्षेप करिए। मौद्रिक हस्तक्षेप का मतलब है कि सेंट्रल बैंक बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाए, मतलब वो ज्यादा मुद्रा लाए, मनी सप्लाई को बढ़ाए। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड क्रिएट हो जाएगा। तो वही मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि देखो, उस समय अमेरिका में जो आया वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, उसका कारण यह था कि वहाँ का जो फेडरल रिजर्व था, जो बैंक था, उसने गलती यह करी कि उसने प्रॉपर उचित मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति नहीं की। तो मुद्रा कम होने से बाजार में डिमांड में गिरावट आई है, न कि रोजगार कम होने से। तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाए रखा जाएगा तो इकोनॉमी खुद चलेगी, गवर्नमेंट को उसमें नहीं आना है। अब गवर्नमेंट को नहीं आना है, देखो अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता कि देखिए, गवर्नमेंट को नहीं आना है क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी फिलॉसफी तो मिडिल क्लास की हमेशा रही है, मिनिमल गवर्नमेंट। कभी भी जो मिडिल क्लास है उसकी फिलॉसफी मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ तो रही नहीं है, वो हमेशा मिनिमल गवर्नमेंट की बात उसने की है। तो उसको लग रहा है कि अब अगर सरकार मांग प्रबंधन में आ गई, उसने एक टर्म लिया डिमांड मैनेजमेंट में, तो सरकार का दायित्व बढ़ जाएगा। और सरकार का दायित्व बढ़ने के बाद जाहिर है कि वैसी स्थिति में इकोनॉमी एक बड़े संकट में पड़ जाएगी। क्योंकि अगर सरकार का दायित्व बढ़ गया तो एक भारी सरकार हो जाएगी और वह सरकार लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करेगी, वही लोगों से जबरन टैक्स वसूल करेगी। और धीरे धीरे हमारे देश की स्थिति अब धीरे धीरे सोवियत रूस और समाजवादी मॉडल वाली हो जाएगी। तो वो डर रहे थे, वो चाहते थे कि जो करे सेंट्रल बैंक करे, मनी सप्लाई करे, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट को पावर मत दो एक्सपेंड करने का, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगा तो एक मैक्सिमल गवर्नमेंट आएगी। मैक्सिमल गवर्नमेंट उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि देखिए, मनी सप्लाई के थ्रू इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। यह काम सेंट्रल बैंक अच्छे ढंग से कर सकता है, सरकार को आप मत दीजिए। इस पर केन्स का जवाब यह था कि देखिए, आप क्यों भूल रहे हो कि आप बैंक को क्या बोलोगे? आप बैंक को मनी सप्लाई करने के लिए बोलोगे। तो बैंक को मनी सप्लाई करने के लिए बोलोगे तो बैंक मुद्रा प्रवाह करेगी। पश्चिमी देशों में तो क्वांटिटेटिव ईजिंग तक करे, QE का नाम आपने सुना होगा। कहा कि अगर 0% इंटरेस्ट भी आप रखोगे तो अभी लोग लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें खर्च करने की मानसिकता नहीं है। जब तक बाजार में एनिमल स्पिरिट नहीं आएगा, लोगों में वो भय है, उनका जो साइकोलॉजिकल फियर है, उसको जब तक रिमूव नहीं करोगे, वो तभी होगा जब सरकार स्वयं आएगी। निवेशक पैसों के बिछावन पर सोए रहेंगे, वो नहीं निवेश करेंगे। इसलिए आपका मनी सप्लाई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज पर। अब देखिए, जब मोदी जी की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत एक मिनी बजट थी, उसको कहा गया था मई में, आपने देखा होगा, तो उसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात हुई थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन उसमें एक बात आपने गौर किया होगा कि उन्होंने मॉनेटरी इंटरवेंशन की ज्यादा, बैंक के थ्रू ज्यादा करना चाहा, और सरकारी खर्च में उन्होंने हाथ को बहुत कस के रखा, नहीं किया। तो वर्ल्ड वाइड इसके आलोचना हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड नहीं, सॉरी, इंडिया के लेवल पर। वर्ल्ड वाले क्यों करेंगे? वर्ल्ड वाले तो चाहते हैं कि आप कष्ट भोगिए, मत करिए। तो इसलिए नहीं, क्योंकि अब उसका खैर इकोनॉमिक सर्वे में अपना दूसरा जस्टिफिकेशन दिया गया कि तब सरकार वेट कर रही थी कि जब वह नौबत आए, अभी तो सारा काम ठप पड़ा हुआ था, जब वो नौबत आएगी, इकोनॉमी जब धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आएगी, तब सरकार फिस्कल इंटरवेंशन करेगी। फिस्कल इंटरवेंशन से मतलब है कि सरकार के द्वारा खर्च, और मॉनेटरी इंटरवेंशन है बैंक के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति। तो वो आत्मनिर्भर भारत में बैंकों के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन फिस्कल में गवर्नमेंट आई है सितंबर के करीब, मुझे जहां तक याद है सितंबर अक्टूबर वाला जो उसका पैकेज आया है, उसमें उसने फिर फिस्कल डिफिसिट भी किया, लेकिन शायद मुझे जहां तक ध्यान है 1.8% ही गवर्नमेंट का रहा था, कोई ज़्यादा नहीं रहा था। 2020 में लोग निराश हुए थे कि भाई बेरोजगारी, गहन बेरोजगारी है, यहाँ पर माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम आया था। हाँ, गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ खर्च किया था, जैसे उसने सब्सिडीज़ की मात्रा बढ़ाई थी, जैसे आप देखते हो जो उनका जो फूड प्रोग्राम था, उस पर यूनिवर्सल फूड प्रोग्राम को लागू किया गया था, और जिसको आप जानते ही हो कि PDS, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया था। मनरेगा पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ था, लेकिन फिस्कल इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो अब गवर्नमेंट केन्स के इसी थियोरी के अनुसार वह बाजार में लेकर आई है। तो यह इस तरह से केन्स ने उसका जवाब दिया। किसको? तो मिल्टन फ्रीडमैन का। खैर चलिए, केन्स बड़े समादृत रहे, और इतना ही नहीं, जब उन्होंने यह प्रैक्टिकल बात कही तो अमेरिकन जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, यहाँ पर मैंने आपको दिया है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो पूंजीवाद का संकट था, विश्व आर्थिक मंदी, यहाँ पर मैंने आपको डेटा में दे दिया है। इसको केन्सियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, केनेशियन रेवोल्यूशन।
तो अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके बाद फिर क्या हुआ कि इधर केनेसियन रेवोल्यूशन हुआ और उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे, वह रूजवेल्ट ने, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, उसने एक न्यू डील की घोषणा की। अब वो न्यू डील की घोषणा मोर और लेस केनेसियन लाइन पर ही थी और उसने सरकारी खर्च को बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। अब केन्स के समय क्या आ गया, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आ गया एरा मैक्सिमल गवर्नमेंट का। मैक्सिमल गवर्नमेंट, मैक्सिमल गवर्नमेंट का मतलब है बड़ी सरकार, छोटी सरकार नहीं, बड़ी सरकार। अब क्यों आ गया, तो एक तो इसको डिमांड मैनेजमेंट करना था, मांग प्रबंधन। इस सरकार को डिमांड मैनेजमेंट करना था। इस सरकार को डिमांड मैनेजमेंट करना था। एक फैक्टर तो यह काम कर रहा था। दूसरा फैक्टर, एक गवर्नमेंट को डिमांड मैनेजमेंट करना था, दैट इज द वन फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि इस काउंटर कम्युनिज्म, काउंटर कम्युनिज्म, काउंटर कम्युनिज्म। अब ये थियरी क्या है मैं आपको बताऊं। यह थियरी यह है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। एक तरफ तो आपके इकोनॉमी में डिमांड भी क्रिएट हो रहा है, गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, और दूसरा जो सोवियत रूस कह रहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, तो उनका भी थोड़ा काउंटर हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, लोगों को सब्सिडीज मिल रही है और सुविधाएं मिल रही है। जो राज्य है उसका चेहरा लोक कल्याणकारी राज्य का हो रहा है। अब वो वेलफेयर स्टेट बन रहा है। ये जब सारे परिवर्तन हो रहा है तो काहे को क्रांति, तो मजदूरों को तो उस लाइन से हट ही जाना है। तो सोवियत रसिया के अगेंस्ट में जो केनेसियन इकोनॉमिक मॉडल है वो बहुत बड़ा प्रोपगंडा लेकर आया। तो इसीलिए इसको हम कैपिटलिज्म 2.0 कहते हैं। और जो रूजवेल्ट ने जो पद्धति अपनाई है और जो पद्धति केनेसियन अर्थशास्त्र ने अपनाया है, तो कुछ आलोचक कहते हैं कि इसने समाजवाद से चुरा लिया, समाजवाद से इसने इकोनॉमिक प्लानिंग चुरा ली। क्योंकि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था तो केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था बची रही थी और इकोनॉमिक प्लानिंग के आधार पर। तो अब उसी को केन्स ने और रूजवेल्ट ने चुराया उस मॉडल को, तो यह भी चार्ज आता है। लेकिन बहुत सारे जो लिबरल थिंकर्स वो केन्स से भी खपा है। मैं प्राय बच्चों से एक सवाल मैं ये करना चाहता कि अगर आप मानिए कि केन्स को अब अगर कार्ल मार्क्स को कब्र से उठाकर, जो संभव नहीं है, और उनको अगर जज की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और एक डॉक में खड़ा कर दिया जाए एडम स्मिथ अथवा डेविड रिकार्डो को, और दूसरे डॉक में खड़ा कर दिया जाए जॉन मेनार्ड केन्स को, और कहा जाए कि आप ट्रायल करिए, आप बड़ा कल्पिट किसको समझते हैं तो किसे सजा दें, वो जॉन मेनार्ड केन्स को सजा देगा। क्यों? क्योंकि उसको एडम स्मिथ और रिकार्डो से डर नहीं है। वो तो कह रहा है कि ये जो फ्री ट्रेड और फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं उससे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, वर्कर्स में क्लास कॉन्शसनेस आएगा, वर्गीय चेतना आएगी और फिर वर्कर्स क्रांति की तरफ जाएंगे। कार्ल मार्क्स की यह प्लानिंग था, लेकिन सारे प्लानिंग को खराब कर दिया जॉन मेनार्ड केन्स ने। क्योंकि अब वर्कर्स को सुविधाएं मिल रही हो, क्यों रिवॉल्यूशन करेंगे? तो ये दोनों काम इससे हो रहा है। चलिए अब आ गए केनेसियन रेवोल्यूशन। जॉन मेनार्ड केन्स हो गया बहुत प्रेस्टिजियस, नोबेल प्राइज तक भी मिला, पूरी दुनिया इनके अचीवमेंट से दंग रह गए। फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन दोनों खपाते कर रहे थे इसने गलत किया है। फ्रेडरिक हायक ने तो इतना तक कहा कि इन्होंने कहा कि देखो, फ्रेडरिक हायक और जॉन मेनार्ड केन्स में जब बात हुई तो फ्रेडरिक हायक ने कहा कि देखो इन फ्यूचर में तो आप इसको और भी इकोनॉमी को खराब कर दोगे। हालांकि दोनों मित्र फ्रेंड भी थे, लेकिन एक तरह से आइडियोलॉजिकल राइवल भी थे। तो केस ने जवाब दिया, बोला कि उसने कहा कि इन फ्यूचर इकोनॉमी इज गोइंग टू जस्ट फेस द ब्रंट ऑफ दिस पॉलिसी। तो जॉन मेनार्ड केस ने कहा डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर, इन फ्यूचर ऑल आर डेड। फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हो? फ्यूचर में क्या होगा कौन देखा है, अभी तो हम प्रेजेंट को बचाएं। इसलिए बड़ा सटीक था। इस एक टर्म का मैंने यूज किया है कि बीमार अर्थव्यवस्था का दर्द निवारक। अगर पेन किलर की प्रासंगिकता समाप्त नहीं होगी तो जॉन मेनार्ड केन्स की भी प्रासंगिकता समाप्त नहीं होगी। मेडिकल साइंस में बार बार यह कहा जाता है
कि पेन किलर का साइड इफेक्ट बहुत बुरा होता है, फिर भी डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है और पेशेंट खाते हैं, क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं चलता। तो अब जॉन मेनार्ड केन्स एक ऐसा पेन किलर है कि जिसकी जरूरत दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा पड़ती है, और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अभी भी पड़ी है और आगे भी पड़ेगी। और हालांकि केनेसियन अर्थशास्त्र 1970 के दशक में संकट में आ गया, लेकिन बावजूद इसके इस अर्थशास्त्र का की अपनी अहमियत आज भी बनी हुई है। सो अब नाउ वी हैव टू मूव टू अदर डायरेक्शन। हमें फिर इसमें आगे बढ़ना है, तो हमें यह भी देखना है कि जॉन मेनार्ड केन्स के क्रिटिक्स कौन कौन थे। पहले इसको देखते हैं, फिर जॉन मेनार्ड केन्स 1970 के दशक में क्यों नहीं चल सके, व्हाट प्रॉब्लम ही हैड टू फेस। सो वी हैव टू डिस्कस इवन दिस एस्पेक्ट। तो पहले हम बोलते हैं कि भाई कौन कौन उनके क्रिटिक हैं। तो एक तो है फ्रेडरिक हायेक हैं। फ्रेडरिक हायेक। दूसरा है मिल्टन फ्रीडमैन। और तीसरा है समाजवादी अर्थशास्त्री, सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट। ये तीन उनके क्रिटिक हैं, और तीनों के क्रिटिक करने के आधार अलग अलग हैं। जैसे फ्रेडरिक हायेक का ये कहना था कि भाई इस तरह तो आप इन्फ्लेशन को बढ़ाओगे, क्योंकि इन फ्यूचर में तो ये तो उनका कहना है कि आप जो गेम खेल रहे हो वो गेम बहुत ख़राब है, क्योंकि वो बहुत रिस्की गेम है, क्योंकि इसमें आप इन्फ्लेशन के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो, जो समस्या पैदा करेगी। आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हो। आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के भी अपने, जिसको कहते हो तुम बजटीय घाटा, वो बजटीय घाटा के भी, और जिसको फिस्कल या राजकोषीय घाटा कहते हो, उसके भी बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आपका इन्फ्लेशन ही सबसे पहले इकोनॉमी पर आएगा, और इन्फ्लेशन आपके पूरे मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शनिंग को डैमेज कर देगा। तो उसने कहा कि देखिए थोड़ा सा हम इन्फ्लेशन ले रहे हैं, और थोड़े इन्फ्लेशन से हम इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस पर फ्रेडरिक हायेक ने थोड़ा मजाक के मूड में कहा था, जो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू कैन से समथिंग, जैसे थोड़ी सी प्रेगनेंसी बड़ी हो जाती है समय के साथ, उसी प्रकार से थोड़ा सा इन्फ्लेशन समय के साथ बड़ा हो जाता है। थोड़ी सी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जिसी तरह जैसे थोड़ी सी प्रेगनेंसी की आप बात कर रहे हो, वो नहीं, थोड़ी सी प्रेगनेंसी होगी तो इनिशियल फेज में थोड़ी सी होगी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने समय के साथ बहुत बड़े आकार ले लेती है। तो वही इन्फ्लेशन के साथ होगा, वो नहीं चलेगा। लेकिन उसने कहा कि फ्यूचर में, तो केन्स ने कहा फ्यूचर की अभी छोड़िए, अभी वर्तमान की बात है, इन फ्यूचर ऑल आर डेड। अब इधर मिल्टन फ्रीडमैन है, उनका कहना है कि देखिए हम मनी सप्लाई के द्वारा, हम गवर्नमेंट को बीच में नहीं लाएंगे, एंड हम मनी सप्लाई के द्वारा इकोनॉमी को चलाएंगे। तो उसने कहा कि देखो मनी सप्लाई से कोई फायदा नहीं है, आप 0% इंटरेस्ट पर उनको रेट दोगे, जिसको मॉनेटरी इंटरवेंशन कहते हैं, वो काम नहीं आएगा, जो भी आप आत्मनिर्भर भारत के समय भी देख लिया। और गवर्नमेंट को अंत में फिजिकल एक्सपेंशन पर आना ही पड़ा, 9.5% का आप देख रहे हो, जबकि FRBM में 3% था। पिछले बजट में गवर्नमेंट ने कुछ और वायदे किए थे, आपको याद होगा। और बहुत समय तक गवर्नमेंट इस बात से के लिए प्रयासरत रही थी कि हम FRBM के लिमिट को मान लें, क्योंकि एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि पहले हमारे सबसे बड़े जो अंकुश के रूप में काम करते थे वो IMF था, वर्ल्ड बैंक था और WTO था। अब एक नया अंकुश है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्रेडिट एजेंसी। अब आपकी इकोनॉमी को जंक ग्रेड में गिरा देंगे, लेकिन जंक ग्रेड में जब आपकी इकोनॉमी चली जाएगी तो उसका फिर दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के इन्वेस्टर्स अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, परंतु गवर्नमेंट ने सिलेक्टिव रिस्क लिया। तो कहोगे बाकी देशों ने ऐसा कैसे किया, तो उन लोगों का बड़ा ही फंक्शनिंग इकोनॉमी, और हमारा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इकोनॉमी है वो तो एक्सपेरिमेंटल फेज में है। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब मेनार्ड केन्स ही है, वो हमारे लिए केन्स भी बहुत एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बात आगे प्रकट होगी जब फ्रीडम मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। तो हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम एग्जैक्ट पश्चिमी इकोनॉमी वाली नहीं है, उससे थोड़ा अलग टाइप का है। तो उसमें हमारे जो इकोनॉमिक फॉर्मूला है दैट शुड ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल। तो अब यहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन है। फिर समाजवादी अर्थशास्त्री का कहना है कि देखो आप तो कैपिटलिस्ट की सोच रहे हो, बेचारे गरीबों का कहाँ सोच रहे हैं। उनको
आप उनके एंगल से चीजों को देखो। आप तो कैपिटलिस्ट के मार्केट को क्रिएट कर रहे हो और गरीबों का यूज कर रहे हो। तो एक तरह से आप कह सकते हो जो जॉन मेनार्ड केन्स है वो सबके द्वारा क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन फिर भी वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन से तत्काल दुनिया को बचाया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और मैंने यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज दी है कि नव क्लासिकल, अब एक महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है कि अब केनेशियन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियमों के निर्धारण में जीएम केन्स की महत्वपूर्ण भूमिका। मतलब जीएम केन्स इतना रेस्पेक्टेड अर्थशास्त्री और इतना एक्सेप्टेड अर्थशास्त्री हो गया कि बाकी सभी अर्थशास्त्री कुछ समय के लिए हाशिए पर चले गए और केन्स छा गया ब्रिटेन से लेकर यूएसए तक। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही, जिसको आप ब्रिटन वुड का नाम सुना है, ब्रिटन वुड की ट्विन डॉटर्स कहा जाता है आईएमएफ को और विश्व बैंक को, वर्ल्ड बैंक को। तो जब ब्रिटन वुड व्यवस्था कायम हो रही थी या इकोनॉमिक गवर्नेंस जब स्टेब्लिश हो रहा था, तो फिर दो अर्थशास्त्रियों का उसमें योगदान था। एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था हैरी डेक्स्टर व्हाइट, और दूसरे थे जॉन मेनार्ड केन्स। तो हैरी डेक्स्टर व्हाइट और जॉन मेनार्ड केन्स दोनों ने मिलकर वह इंटरनेशनल इकोनॉमिक गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया था। तो उसी क्रम में आईएमएफ की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना और WTO तो अब आया है, तब गैट हुआ करता था, उसमें जॉन मेनार्ड केन्स की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और लेकिन उसका यह था कि देखो, आप जिसको आप आज कहते हो हाइपर ग्लोबलाइजेशन की दुनिया को खोल दो, उसका कहना था नहीं, दुनिया को खोले भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए। बड़ा व्यावहारिक चिंतक था। उसका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रीय हित है उसके मूल्य पर नहीं। जैसे आज देखते हो क्या है ग्लोबलाइजेशन के एरा में, आपने एग्रीकल्चर को भी WTO ने ट्रेड में शामिल कर दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी शामिल कर दिया। तो ये सब चीज़ें, पहले फाइनेंस को भी शामिल कर दिया। तो उसका कहना था कि ये सब चीज़ें ट्रेड में नहीं, प्रत्येक नेशनल इकोनॉमी को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो बाहरी वस्तुओं पर चुंगी लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए। उसका ये कहना था कि आप अगर इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा खोल देंगे तो कोई भी जो नेशनल इकोनॉमी है उसके हितों की क्षति होगी, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। अब देखो वहाँ उसकी प्रोफेसी सही है कि नहीं, आज भी आप देखिए आज क्या हो रहा है। यूएसए तक हट गया ग्लोबलाइजेशन से। एक चाइना अपने हित में कोशिश कर रहा है, हालांकि उसने भी तो, लेकिन इंडिया पहले ग्लोबलाइजेशन के बहुत बड़े समर्थक के रूप में धीरे धीरे इमर्ज कर रहा था, लेकिन वही इंडिया अभी देखो आत्मनिर्भर भारत की तरफ चला गया। तो दुनिया में सारे देश इस ग्लोबलाइजेशन से हाथ पीछे खींच रहे हैं। केन्स ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जिस समय आप नेशनल इंटरेस्ट और जो ग्लोबल है उसके बीच अगर उचित सामंजस्य नहीं लाओगे तो आपका ये ग्लोबलाइजेशन चलने वाला नहीं, आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चलने वाली नहीं। 44 में उसने दोनों संस्थाएं बनाई, 46 में जॉन मेनार्ड केन्स का डेथ हो गया। और लेकिन 1900, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि 1945 1945 से 1970 तक या 1973 तक कर लीजिए, यह कैपिटलिज्म का गोल्डन एज है। इसको कैपिटलिज्म 2.0। सफलतापूर्वक इसने कम्युनिज्म का सामना किया, सफलतापूर्वक इसने कैपिटलिस्ट सिस्टम का संचालन किया। पूरी दुनिया में इस पीरियड में वर्ल्ड वाइड ग्रोथ को प्रोत्साहन मिला। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी काफी आगे बढ़ गए। लेकिन तभी मैंने आपको यहां पर बताया है कि 1970 का तेल संकट, ऑयल क्राइसिस आ जाएगी। ऑयल क्राइसिस दो आएगी, एक आएगी 1973 में और दूसरा 1979 में। इसमें होगा ऐसा कि ओपेक कंट्री जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वो तो पहले उन्होंने इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया था, यानी तेल की नाकेबंदी कर दी थी, क्योंकि इजराइल ने अरब क्षेत्र पर हमला करके पराजित किया था और चूंकि उसके पीछे यूएसए का हाथ माना जाता था, तो इन्होंने पहले तो अरब कंट्रीज में ने ऑयल एम्बार्गो लगाया कि हम आपके हाथों तेल नहीं बेचेंगे। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। दूसरा उसने क्या किया कि आगे तेल की कीमत पहले 4 गुनी बढ़ा दी और 79 में 6 गुनी बढ़ा दी। तो अब तो पेट्रोलियम हो गए ब्लैक डायमंड, काले हीरे। तो अब देखो इसमें दिक्कत क्या थी, जो केन्स का फार्मूला है वो फार्मूला ही टूटने लगा। केन्स का यह कहना था कि देखिए, एक समय में या तो डिप्रेशन होगा, यानी आर्थिक मंदी की स्थिति होगी, या फिर बूम की स्थिति होगी। मतलब आर्थिक मंदी की स्थिति होगी या मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। मतलब
डिक्लाइन इन डिमांड होगा, यानी एक तरफ मांग में गिरावट होगी या मुद्रास्फीति होगी। मांग में गिरावट होगी तो वो डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, और मुद्रास्फीति होगी वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों, अब इसी तरह से मांग में गिरावट होगी तो मुद्रास्फीति नहीं होगी, और मुद्रास्फीति होगी, इन्फ्लेशन होगी तो मांग में गिरावट नहीं होगी। अब हुआ ऐसा कि ये जो ऑयल क्राइसिस हुए उसने दो प्रभाव पैदा किए। एक प्रभाव यह पैदा किए कि चूंकि दुनिया में कुछ ही देश ऐसे थे जो पेट्रोलियम उत्पादक थे और बाकी देश थे वह पेट्रोलियम कंजम्पशन करने वाले थे, और पेट्रोलियम की कीमत काफ़ी बढ़ गई। तो पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने से क्या हुआ कि एक तरफ तो जितना दुनिया का सरप्लस था, सरप्लस तो समझते हो अधिशेष, वह गल्फ कंट्रीज की तरफ, जिसको खाड़ी देश कहते हो, वो खाड़ी देश की तरफ चला गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एब्रप्टली खाड़ी देश के पक्ष में चला गया, और पूरी दुनिया का रिसोर्सेस खींचकर खाड़ी देश में, गल्फ कंट्रीज में आने लगा। अब इनको चाहिए था कि खुलकर खर्च करते तो डिमांड क्रिएट होता। अब इन देशों ने, कोई अगर निर्धन व्यक्ति के बाद पहले पहल पैसे आते हैं तो उसको खर्च करने के बजाय उसको देखना, उसको अपनाना, उसको छूना, उसको स्पर्शित करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इतने सारे पैसे देखे तो इनके दिमाग घूम गए और इन्होंने पैसे को बचा कर रख लिया। तो इसमें इन्होंने खर्च नहीं किया। ओके, तो डिमांड क्रैश हो गया पूरी दुनिया में, क्योंकि बाकी क्षेत्रों से तो सरप्लस उधर चला गया था और बाकी क्षेत्रों में परचेजिंग पावर में गिरावट आ गई थी। जहां परचेजिंग पावर है वो खर्च नहीं कर रहा, नंबर वन। नंबर टू कि इधर का सिनेरियो देखिए। अब सवाल है कि पेट्रोलियम का कॉस्ट महंगा हो गया, तो जिन देशों जो पेट्रोलियम आयातक थे, तो पेट्रोलियम का तो दो यूज है, आप देखते हो। एक तो फ्यूल के रूप में भी उनको चाहिए, फ्यूल का मतलब है कि वह उनको ईंधन के रूप में भी पेट्रोलियम चाहिए, दैट इज द वन फैक्टर। और सेकेंड वन फैक्टर है कि बहुत सारे इनपुट, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, रासायनिक उद्योग, तो उसमें वो इनपुट के रूप में भी पेट्रोलियम काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अब उन देशों का इनपुट चूंकि महंगा हो गया प्रोडक्शन में, समझ लीजिए उत्पादन में अगर इनपुट महंगा हो गया, निवेश महंगा हो गया, तो आप उत्पादों को सस्ता कैसे रख पाएंगे। जो चीज आपकी 10 रुपये कीमत लागत है उसको आप बहुत सैक्रिफाइस करेंगे तो 10.5 या 10.25 रुपये में बेच सकते। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि यू आर गोइंग टू सेल इट एट 950 और 9 रुपीज? ये तो पॉसिबल नहीं है। आप बेचने के बजाय शटर गिराना दुकान की पसंद करेंगे। तो आपकी मजबूरी होगी कि आपको जितनी लागत है उसकी तुलना में आपको कॉस्ट रखने पड़ेंगे। तो परिणाम यह हुआ कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा मूल्य वृद्धि की भी समस्या आई, चूंकि इनपुट महंगा है तो वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ गया और मांग में भी गिरावट आ गई। तो मूल्य बढ़ना और मांग में गिरावट यह एक ऐसा डिजीज था कि जॉन मेनार्ड केन्स ने बताया था कि अगर एक समय में इन्फ्लुएंजा होगा तो फिर डिसेंट्री नहीं, और डिसेंट्री होगा तो इन्फ्लुएंजा नहीं, और जब दोनों एक साथ आ गए हों तो किस मेडिसिन का उपयोग करें पता नहीं चल रहा था। इसको टेक्निकली इकोनॉमिस्ट ने स्टैगफ्लेशन का नाम दिया। स्टैगफ्लेशन टर्म जो आप देखते हो, जो अभी चल निकला है, लेकिन ये समस्या आई उसी समय केन्सियन इकोनॉमिक्स डिस्क्रेडिट होने लगी और अचानक फ्रेडरिक हायेक का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। फ्रेडरिक हायेक उस समय जीवित थे, काफ़ी समय तक जीवित रहे। वो आर्थिक उदारीकरण का भी एरा उन्होंने देखा। WTO नहीं देख पाए, लेकिन हाँ जो प्रोसेस शुरू हुआ उरुग्वा राउंड ऑफ टॉक्स वगैरह उन्होंने देखा। तो फ्रेडरिक हायेक और मिल्टन फ्रीडमैन तो उनसे भी छोटे थे, तो उन्होंने कहना हल्ला मचाना शुरू किया, मैं तो पहले ही कह रहा था कि केन्सियन अर्थशास्त्र में दोष है, ये तो चल ही नहीं सकता। तो अब धीरे धीरे उसी समय ब्रिटेन में एक प्राइम मिनिस्टर आई, श्रीमती मार्गरेट थैचर, आपने नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। मार्गरेट थैचर आयरन लेडी के नाम से जानी गई। और अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन। वैसे तो वो फिल्मी एक्टर रहे थे, परंतु वहीं से वो प्रेसिडेंट के रूप में टर्न हुए थे। और उनका भाग्य अच्छा था कि कई महत्वपूर्ण बातों का श्रेय उन्हें मिल गया। जैसे हमारे यहाँ नरसिम्हा राव को कई महत्वपूर्ण बातों का श्रेय मिल गया। तो एक तो रीगन को शीत युद्ध जीतने का भी श्रेय है, और दूसरा रोनाल्ड रीगन को यह भी श्रेय मिलता है कि दुनिया को खोला। तो मार्गरेट थैचर थी, वह भी बहुत प्रभावित हुई फ्रेडरिक हायेक से। फ्रेडरिक हायेक ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द रोड टू सर्फडम। तो रोड टू सर्फडम में उसने यह लिखा कि देखो, मेनार्ड केन्स जो है, GM केन्स है, वह जिस मांग प्रबंधन की बात करता है वो सरकार को बहुत ताकतवर बना देता है। और सरकार अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाती है
तो फिर सरकार अपने ढंग से लोगों की स्वतंत्रता में कटौती करने लगती है और वो ऑटोक्रेटिक हो जाती है, वो एक तरह से बहुत ही निरंकुश हो जाती है। तो फिर क्या होता है इसका परिणाम कि लोगों की स्वतंत्रता छीन जाती है और लोगों की स्थिति सर्फ कहते हैं कृषि दास को, सर्फडम शब्द आया है यूरोप से, वो फ्यूडलिज्म के समय। तो इस तरह से लोग कृषि दास की स्थिति लोगों की हो जाती है, मतलब लोगों की स्वतंत्रता छीन जाती है। तो उसकी इस रचना से काफी प्रभावित हुए मार्gaरेट थैचर हुई और रोनाल्ड रीगन भी, पहले चर्चिल भी प्रभावित हो चुके थे। तो इन कारण से धीरे धीरे उनकी तरफ आकर्षित हुए। मिल्टन फ्रीडमैन को एक स्कूल को जन्म दिया, उस स्कूल को कहते हैं मोनेटरिस्ट स्कूल। उस स्कूल का नाम है मोनेटरिस्ट स्कूल। मोनेटरिस्ट स्कूल ये स्कूल मानता है कि आप अगर बाजार में मनी प्रवाह करिए तो वैसे ही डिमांड क्रिएट होगा, गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मोनेटरिस्ट स्कूल का मोटे तौर पर यही कहना है। तो इसमें आप देखोगे आज अगर आपने एक नए नए शब्द का आप प्रयोग सुनते हैं, जैसे QE क्वांटिटेटिव ईजिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व अतिरिक्त मुद्रा छाप कर बाजार में भेजता है, जो वो मनी सप्लाई को बहुत बढ़ा देता है। हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक बीच में लिक्विडिटी कंट्रोल करती है, लिक्विडिटी रिलीज करती है। तो पहले सरकार ने मॉनेटरी इंटरवेंशन के थ्रू चाहा था समस्या का समाधान करना, वैसे वर्ल्ड वाइड अभी मॉनेटरी और फिस्कल दोनों पद्धति अपनाई गई है। तो इनकी मॉनेटरी पद्धति पर इनका बल है कि मुद्रा प्रवाह बाजार में होने दीजिए, समस्या सुलझ जाएगी। QE का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही लाया था और उसको सपोर्ट किया था। तो इस प्रकार से एक और कॉन्सेप्ट अभी जो आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफर देखते हो, ये कॉन्सेप्ट भी मिल्टन फ्रीडमैन का दिया हुआ है। देखो एक तो तरीका होता है सब्सिडीज का, लेकिन अगर सब्सिडीज दे रहे हो, अगर डिस्गाइज सब्सिडी जैसे आप राशन की सब्सिडीज दे रहे हो या मनरेगा की सब्सिडीज दे रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व कर रहे हो, स्टेट को इन्वॉल्व कर रहे हो। और मिल्टन फ्रीडमैन चाहते थे अगर गरीबों का कल्याण भी हो तो एक प्रॉपर चेन से हो, वो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो जाए, अकाउंट टू अकाउंट, बीच में ब्यूरोक्रेसी ना आए। उनको ब्यूरोक्रेसी से नफरत है, उनको मन लगता है ब्यूरोक्रेसी आएगी तो भ्रष्टाचार आएगा और लोगों की स्वतंत्रता में कटौती होगी। तो इसलिए जाहिर है कि ये जो फ्रेडरिक हायेक और मिल्टन फ्रीडमैन, इन दोनों ने मिलकर अर्थशास्त्र के जिस ब्रांच को मजबूत किया है उसका नाम है नव क्लासिकल अर्थशास्त्र। इसलिए तुम देखते हो कि नव क्लासिकल अर्थशास्त्र का महत्व काफी बढ़ गया। तो नव क्लासिकल अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया। केन्स फॉर टाइम बिंग डिस्क्रेडिटेड हो गए थे। इन लोगों ने अपना अपना दावा किया कि केन्स गलत था, मैंने पहले ही उनको बताया था, लेकिन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। आज ये बात सच सिद्ध हुई। तो खैर बहुत वो अपने सफलता के ढिढोरे पीटते रहे और खैर ये दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला। और फिर खैर अब उसके बाद आगे स्थिति यह आई कि सोवियत रशिया का विघटन हो गया और सोवियत रूस के विघटन में लोगों की चेतना को भड़काने में फ्रेडरिक हायेक की भूमिका है। कहा जाता है रोड टू सर्फडम इतना पॉपुलर हो गया था रूस में, जितना कभी इवान तुर्गनेव का और मैक्सिम गोर्की की पुस्तक जितनी लोकप्रिय हुआ करती थी, उतना ही इनकी पुस्तक रोड टू सर्फडम इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि रोड टू सर्फडम में उन्होंने यह चीज़ दिखाई कि लोगों की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है और जब तक लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलती है तब तक आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। और संयोग से चूंकि वो मेरा एरिया नहीं है, सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में स्टैग्नेशन भी आ गया था, लोगों का जीवन स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका था और समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पिछड़ चुकी थी। इनकी आंखों के सामने ही 91 या 92 में इनका डेथ हुआ है, हमको पूरा तो नहीं ध्यान है, लेकिन संभव तो 92 में, 91 में सोवियत रूस का विघटन भी हो गया। तो उन्होंने इसका डिमाइस भी, कम्युनिज्म का डिमाइस भी खुद अपनी आंखों के सामने देख कर गए। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये सब, लेकिन ये इन्होंने 2008 में जब सबप्राइम ऋण संकट हुआ अमेरिका में और जब 2009 में यूरोजोन संकट हुआ और फिर यह रिसेशन का रूप लिया और पूरी दुनिया में ये फैल गई और अब तो यह डिप्रेशन का भी रूप लेने वाली है एक तरह से। तो यह जब चीजें हुई तो अब ये दोनों महानुभाव उपलब्ध नहीं थे इसका सलूशन बताने के लिए। और जॉन मेनार्ड केन्स पहले ही डिस्क्रेडिटेड हो गया था। तो जिसको तुम दूसरी आर्थिक मंदी कहते हो, जो 2008-9 में आई है, जिससे पूरी दुनिया ग्रस्त हो गई, तो उस समय लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता अपनाए। तो रास्ता उन्होंने ये मोनेटरिस्ट वाला अपनाया कि खुलकर मनी सप्लाई कीजिए। परंतु मनी सप्लाई समस्या का समाधान नहीं कर पाया, क्योंकि लोग
लोन लेने में विश्वास नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे इनकम को इंश्योर करिए तब हम खर्च करेंगे। मुख्य समस्या ये है कि जब तक आपको आगे का इनकम नहीं दिखेगा, आप अभी वर्तमान में खर्च नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इन्होंने एक तरह से इस बात को सिद्ध किया कि भाई देखो, मनी सप्लाई के थ्रू, तो मनी सप्लाई बाकी देशों ने भी किया। एक ये कहते थे फ्रेडरिक हायक कि आप बजट में कटौती कर दीजिए, खर्च को कम कर दीजिए, मजदूरों का तनख्वाह में कटौती कर दीजिए, लोगों के पेंशन में कटौती कर दीजिए, तो जिस समय खर्च आपका कम होगा तो धीरे धीरे इकोनॉमी एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन अब सोचिए, वो उसी तरह की बात है कि कोई बेड पर पड़ा हुआ है और उस व्यक्ति को, जो कि उठ नहीं पा रहा, एनीमिया का शिकार है, उसको रक्त की कमी हो गई है और वह मूव नहीं कर पा रहा, और उसको आप सोल्यूशन देते हैं कि भाई आप फ्रूट्स खाइए, आप जूस पीजिए, आप यह मेडिसिन खाइए और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकिंग करिए, तो कितना हास्यास्पद लगता है। अरे पहले तो इस लायक बनाओ, तो रात में सो नहीं पा रहा दर्द से, उसको पहले कुछ दर्द निवारक तो दो। तो उस समय केन्स का दर्द निवारक एक्चुअली हुआ क्या, जिसको आप पिक्स कंट्रीज कहते हो, यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे यूनान में हुआ था। आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा तो आपने देखा होगा पुर्तगाल में हुआ था। बाकी देशों में क्या हुआ, खासकर ग्रीस में, कि लोगों के पेंशन में कटौती हुई, लोगों के अब मतलब तनख्वाह में मजदूरों की कटौती हुई, बजट खर्च में कटौती हुई, तो इसका मतलब वेलफेयर काम में कटौती हुई। तो ये सब का दुष्परिणाम यह हुआ कि लोग सड़क पर उतर गए। लोगों को इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला से क्या मतलब है, उनको क्या मतलब है फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन या जॉन मेनार्ड केन्स क्या बोलते हैं। उनको तो जब रोटी की जब समस्या होती है, जब मेडिसिन की, जब आवश्यकता की वस्तुओं का प्रॉब्लम आता है, तो सीधा वो सड़क पर उतर जाते हैं। वही ग्रीस में हुआ। ग्रीस में अब लोग उसके लिए तैयार थे कि हम इस गवर्नमेंट को गिरा देंगे, इस गवर्नमेंट को गिरा देंगे। तो हम एक सिरिजा पार्टी, कई इस तरह की पार्टियां, उग्र राष्ट्रवादी पार्टियां आ गई, कहीं कहीं उग्र वामपंथी पार्टियां आ गई, और लोगों को विश्वास दिलाया कि आप घबराएं नहीं, हम आपको यूरोपीय संघ से बाहर निकाल लेंगे और हम आपको इस संकट से उबारेंगे। और लोगों ने उसे ही वोट देना शुरू कर दिया। तो डेमोक्रेसी के युग में लोगों के पास मतदान की शक्ति भी होती है। इसलिए एक यहां जो इकोनॉमिक्स है वो पॉलिटिक्स से डिसोसिएट करके आप नहीं चला सकते। पॉलिटिक्स को एडजस्ट करके इकोनॉमिक्स के साथ चलना होगा, तभी आपकी इकोनॉमी चल पाएगी। अब हमें याद है, जब आर्थिक उदारीकरण की नीति जब भारत ने इतने लंबे समय के बाद नरसिम्हा राव की सरकार के समय जब शुरू किया था, तो मैं मानकर चलता हूं उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्चुनेट थी। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूं जो स्थिति है, उसको देखते हुए लगता है गवर्नमेंट कांग्रेस की फॉर्चुनेट थी। अपोजिशन में भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मॉडरेट लीडर मौजूद थे। और मुझे याद है कि तो अभी नरसिम्हा राव जो कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहा था, वो नरसिम्हा राव फिर भी बहुत कॉशस था। मैं अभी जहाँ तक मुझे ध्यान है, बैक स्टेज बुक में ही मैंने पढ़ी है, जो मनमोहन सिंह का है, सॉरी जो मोहनतेज सिंह अहलूवालिया का है, उसमें उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही। चूँकि मनमोहन सिंह के प्रति थोड़ा वो पर्सनल उसके इम्प्रेशन का बहुत अच्छा है, और मनमोहन सिंह के बहुत ही वो तगड़े प्रशंसक के रूप में दिखे। तो उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को एक बार शायद नरसिम्हा राव ने कहा था कि देखिए, मोहनतेज सिंह अहलूवालिया या मनमोहन सिंह किसी को, कि भाई आप पॉलिसी को आगे बढ़ाइए, अगर आप विफल हो गए तो आपके मत्थे चढ़ा, और अगर आप सफल हो गए तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो मतलब यह है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसमें कोई भी सरकार बड़ा प्रिकॉशस रहती है। हमें याद है कि जिस समय नरसिम्हा राव जो कि इतना सफल नीति उनकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में हो रहा था कि भाई दुनिया को के सामने अपनी इकोनॉमी को, इंडिया को बेच रहा है, गोल्ड को बंधक रख रहा है। तो लेकिन वो फॉर्चुनेट थे कि निकल गए। उनके समय भी ये समस्या आ सकती थी। और अभी जब सेकेंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म जब शुरू हुआ है, तो समस्याएं आ रही है, आप देख ही रहे हो। तो ये बहुत ही नेचुरल है। तो आपको पॉलिटिक्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा, आप इकोनॉमिक्स को अकेला नहीं रख सकते। तो सो फार दिस इज कंसर्न। तो यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह केनेसियन अर्थशास्त्र के बाद जो फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन आए, वह इस इकोनॉमिक मंदी से निजात नहीं दिला पाए। तो अब अंत में क्या हुआ? अंत में वही हुआ कि फिर एक बार दुनिया केनेसियन अर्थशास्त्र की तरफ लौटी नहीं है। रेगुलर मेडिसिन के अलावा अपने घर में कुछ पेन किलर भी खरीद के ले आई, और पेशेंट को पेन किलर भी साथ साथ दे रही है। और कब्र में सोए हुए, हालांकि मैंने देखा नहीं कब्र में है या कहाँ है, जॉन मेनार्ड केन्स मुस्कुरा रहे हैं कि तुम चाहे कितनी भी आलोचना हमें कर लो, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। समाजवादी अर्थशास्त्री हैं
अब समाजवाद तो रहा नहीं। उनको क्लासिकल अर्थशास्त्र और केनेशियन अर्थशास्त्र में चुनने के लिए कहोगे तो कहेंगे लेसर ऑफ द टू एविल, हम केनेशियन अर्थशास्त्र को ही चुनते हैं। उनका कहना है कि भाई फिस्कल डेफिसिट के लिए इतनी चिंता क्यों करते हैं, आप सोशल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, आप एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करिए, आप उसमें निवेश करिए, आपकी पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो समाजवादी अर्थशास्त्री थोड़ा खुश नहीं है कि सरकार ने निर्धन लोगों के लिए जो होना चाहिए या तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता या फिर उनको उनके लिए कुछ इस तरह से आप देखते हो जिसको यूनिवर्सल, ये भी कॉन्सेप्ट जिसको यूआईबी का कॉन्सेप्ट आप कहते हो, तो यूबीआई का, वो यूबीआई का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यह कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन का भी था और कई और अर्थशास्त्री थे उसमें, इसने कहा था। तो ये जो यूबीआई का कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वह कॉन्सेप्ट भी कई लोग कहते हैं, लेकिन ये तो भारत जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी के लिए पॉसिबल भी नहीं लगा अभी इकोनॉमी के समय। लेकिन कोविड-19 आ गया, डाउन टर्न हुआ था और इंडिया में एक एडिशनल चीज़ भी आ गई थी, डिमोनेटाइजेशन और फिर जीएसटी। तो भारत, अगर बाकी विश्व के देशों पर 2 मार पड़ी है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर 4 अटैक हुए हैं, 4 मार पड़ी है। एक मार पड़ी है, आप जानते ही हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन का, उसे तो पूरी दुनिया सफ़र कर रही। दूसरी मार पड़ी यहाँ डिमोनेटाइजेशन का, तीसरी जीएसटी का, क्योंकि जीएसटी को एडजस्ट करने में भी तो कुछ टाइम चाहिए, तो सिर मुराते ही ओले पड़े वाली कहावत हो गई। और चौथी मार पड़ी है कोविड-19 का। तो इनको देखते हुए फिर एक बार केनेशियन अर्थशास्त्र के कुछ मेडिसिन्स को आजमाए गए हैं। क्रिटिक्स कोई उसकी आलोचना नहीं कर रहे, सभी मान रहे हैं गवर्नमेंट बहुत साहस दिखाया कि फिस्कल डेफिसिट को आगे बढ़ा के कम से कम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, रोजगार संवर्धन होगा। लेकिन कुछ लोग असंतुष्ट है कि भाई मिडिल क्लास जो 300 मिलियन, जो 30 करोड़ जो कंज्यूमर्स हैं मिडिल क्लास, उनके लिए नहीं किया गया टैक्स रिडक्शन होता। तो उसमें सरकार करी, हम उन पर टैक्स नहीं बढ़ाए, यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे पास तो फिस्कल स्पेस भी कम था। तीसरा जो फैक्टर है कि किसको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसमें कहा गया कि जो बहुत जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो अभी भी गांव में बैठे रह गए, या जिनको सीधा फिस्कल मोर्चे पर फिस्कल एक्सपेंशन से, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कर रहे हो एक्सपेंडिचर से, उससे उनको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिसको सरकार को और भी उसे आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो ये 3 तरह के विचार हैं जो चल रहे हैं। और अब रह गई जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बाकी चीज़ें हैं, वो सब तो डेटाज है। डेटाज को आप देखते रहिए, उसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है उसको समझिए। गवर्नमेंट अगर कह रही है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो वह वहाँ पर कहीं ना कहीं नव क्लासिकल अर्थशास्त्री को फॉलो कर रही है। वह कह रही है स्पेंड स्पेंड स्पेंड, तो वह कहीं ना कहीं केनेशियन अर्थशास्त्र को फॉलो कर रही है। और वह अगर मॉनेटरी इंटरवेंशन की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं वह मिल्टन फ्रीडमैन को फॉलो कर रही है। तो मेरे विचार में कि गवर्नमेंट का अभी जो बजट है उसमें कोई एक विचारधारा का प्रभाव नहीं है, वह सब एक मिक्स्ड है। एक कुछ ज़रूरत के अनुसार उसमें कई विचारों को, कई अर्थशास्त्रियों के विचारों को तोड़ मरोड़ कर लिया गया है। और सबसे बड़ी चिंता है किसी तरह हमें अपनी इकोनॉमी को बचाना है। तो माय स्टूडेंट्स, ये थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन मैं अतीत से वर्तमान पर आया, ये प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज़ के तहत। और मैं आगे दूसरे मुद्दों पर भी आपसे डिस्कस करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा इसको देखिए, आपको ये थियरी समझ में आ जाएगी। और आप तब उसके बाद आप बजट को पढ़िए तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।